नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम। यह कहानी सिर्फ एक पत्रकार की जिज्ञासा की नहीं, बल्कि एक ऐसी खौफनाक हकीकत की है जिसे जानने की कीमत जान से चुकानी पड़ सकती है। एक युवक चुड़ैल की हवस में फंस जाता है जब कोलकाता के सबसे बदनाम और रहस्यमयी इलाके सोनगाछी की तंग गलियों में उतरता है, तो उसे खबर नहीं होती कि वो महज एक लापता इंसान की तलाश में है, या बल्कि किसी अनदेखी शक्ति के शिकंजे में फंसने जा रहा है। एक मोहक लेकिन जहरीली महक, एक नाम, रात की रानी, जो अपनी हवस को पूरा करती है, और वो गली जहां से अब तक कोई लौटकर नहीं आया। क्या वो भी गायब हो जाएगा, या वो इस भयानक रहस्य से पर्दा हटा पाएगा? ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और डरावनी कहानियां पसंद हैं तो लाइक करें। आप लोग लाइक में कंजूसी न करें, कमेंट में बताएं रात की रानी सच है या भ्रम, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपको कभी भूलने नहीं देगा। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए रोहन, एक युवा लेकिन तेज तर्रार खोजी पत्रकार, ने कोलकाता के इस सबसे बदनाम और रहस्यमयी कोने का रुख किया। उसकी आंखें सच्चाई की तलाश में थीं, और उसका दिमाग उन कहानियों को सुलझाने के लिए बेचैन था जो अखबारों में सिर्फ छोटी सी खबर बनकर रह जाती थी। वह जानता था कि सोनगाछी की गलियों में कदम रखना एक जोखिम भरा खेल था, लेकिन उसके अंदर का खोजी उसे रुकने नहीं दे रहा था। जिस टैक्सी से वह उतरा, उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में सोनगाछी की तंग गलियां किसी भूल भुलैया सी लग रही थीं। हर गली अपने अंदर सदियों के राज छिपाए हुए थी, और हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, शायद उम्मीद और निराशा, वासना और दर्द का मिश्रण। रोहन ने अपनी जैकेट कसी और अपने कैमरे का पट्टा कसकर पकड़ा। उसकी नजरें हर कोने, हर छाया पर टिकी थीं। वह यहाँ एक लापता युवक अर्जुन घोष की कहानी के पीछे आया था, जो 2 हफ्ते पहले अचानक गायब हो गया था। अर्जुन की मां ने उसे यह कहकर बुलाया था कि पुलिस ने उम्मीद छोड़ दी है, और शायद एक पत्रकार ही उसके बेटे को ढूंढ पाए। रात गहराती जा रही थी और सोनगाछी की धड़कनें तेज हो रही थीं। लैंप पोस्ट की पीली रोशनी में धूल के कण नाचते दिख रहे थे, और दूर कहीं से धीमी आवाज में बांग्ला लोकगीत की धुन सुनाई दे रही थी। गलियों में चहल पहल थी, लेकिन हर चेहरे पर एक अनकही कहानी और आंखों में एक अजीब सी सतर्कता थी। रोहन ने कुछ स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर ने उसे अनसुना कर दिया या अजीब नजर से देखा। कुछ वृद्ध महिलाओं ने फुसफुसाते हुए उसे चेतावनी दी, बाबू, इस जगह से दूर रहो, रात की रानी घूमती है यहाँ, जो लड़कों को अपने जादू से फंसा लेती है। रात की रानी? रोहन के माथे पर बल पड़ गए। यह सिर्फ अंधविश्वास था, या इसके पीछे कोई गहरा सच छिपा था? एक पान की दुकान पर रुके एक बूढ़े शख्स ने, जिसका चेहरा अनुभव की झुर्रियों से भरा था, उसे बताया, यह कोई औरत नहीं बाबू, यह एक साया है, एक छाया। जो एक बार इसकी नजरों में आ गया वो कभी लौटकर नहीं आता। उनकी आंखों में एक गहरी डरावनी चमक थी, जिसने रोहन को अंदर तक कंपा दिया। जैसे जैसे रोहन उन संकरी गलियों में भटकता गया, एक अजीब सी महक उसकी नाक से टकराई। यह कोई सामान्य इत्र नहीं था, यह चमेली, रात रानी और किसी अनजाने फूल का मिश्रण था, जो इतनी मादक थी कि मन को शांत करने की बजाय उसे विचलित कर रही थी। यह महक उसे अपनी ओर खींच रही थी, मानो किसी अदृश्य धागे से बांधकर। वह अपने होश में रहने की पूरी कोशिश कर रहा था, अपने पत्रकारिता के तर्क को मजबूत किए हुए था, लेकिन महक हर पल और तीव्र होती जा रही थी। यह उसे एक ऐसी गली की ओर ले गई जो बाकी सबसे अलग थी। वहां की दुकानें बंद थीं, घरों के दरवाजे बंद थे, और खामोशी इतनी गहरी थी कि उसे अपनी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। केवल दूर से आती कुत्तों के भौंकने की आवाज और हवा में बढ़ती हुई उस मीठी खतरनाक महक के सिवा और कुछ नहीं था। अचानक एक पुरानी हवेली के खंडहर नुमा प्रवेश द्वार से उसे एक क्षण के लिए एक आकृति दिखाई दी। यह एक महिला थी। उसकी पोशाक अंधेरे में भी चमक रही थी, जैसे किसी प्राचीन रेशम से बनी हो। उसके बाल खुले हुए थे और हवा में लहरा रहे थे, और उसकी चाल इतनी शांत थी कि जैसे वह जमीन पर नहीं, हवा में तैर रही हो। रोहन ने पलक झपकाई और वह गायब हो गई। क्या यह भ्रम था, या वही रात की रानी जिसके बारे में लोगों ने बताया था? उसके मन में एक रोमांच और डर का मिश्रण उठा।
उसने उस दिशा में कदम बढ़ाए जहां उसने उसे देखा था। उसका कैमरा हाथ में था, लेकिन उसका दिमाग हर बढ़ते कदम के साथ एक अनजानी चेतावनी दे रहा था। हवेली के अंदर का माहौल और भी भयावह था। टूटी हुई दीवारें, बिखरा हुआ मलबा और हवा में घुली हुई वही मोहक महक जो अब उसके रोम रोम में समा चुकी थी। वह धीरे धीरे हवेली के अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ा, जहां से एक हल्की सी रोशनी टिमटिमा रही थी, मानो कोई पुरानी लालटेन जल रही हो। रोशनी की तरफ बढ़ते हुए उसने जमीन पर कुछ चमकता हुआ देखा। वह झुककर उसे उठाने लगा। यह एक चांदी का लॉकेट था, जिस पर अ अक्षर उकेरा हुआ था। वही लॉकेट जो अर्जुन घोष की मां ने उसे अपने बेटे की पहचान के तौर पर बताया था। रोहन के हाथ कांप उठे। अर्जुन यहां था, या कम से कम यहां आया था। जैसे ही उसने लॉकेट उठाया, एक सर्द हवा का झोंका उसके पीछे से गुजरा। हवा में उस मादक महक का एक बवंडर उठा और एक आवाज उसके कानों में गूंजी, एक फुसफुसाहट, इतनी मधुर और इतनी भयानक कि उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम भी आ गए। इससे पहले कि रोहन कुछ समझ पाता, एक काली छाया ने उसे चारों ओर से घेर लिया। वह छाया कोई और नहीं, वही रहस्यमयी महिला थी, जिसके बाल अब उसके चारों ओर एक पर्दे की तरह फैल गए थे। उसकी आंखें अंधेरे में हीरे की तरह चमक रही थीं और उनमें एक ऐसी गहरी अथाह भूख थी जो रोहन ने पहले कभी नहीं देखी थी। वह चिल्लाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर जैसे लकवाग्रस्त हो गया था। उस महक ने उसके फेफड़ों में भरकर उसके दिमाग को सुन्न कर दिया था। अंतिम चीज जो रोहन को याद थी, वह थी उन चमकती आंखों की गहराई और एक अथाह शून्य में गिरते जाने का एहसास। उसके हाथ से लॉकेट फिसल गया और अंधेरे में कहीं खो गया। सोनगाछी ने एक और रहस्य को अपने आगोश में ले लिया था। क्या रोहन भी उन्हीं अनगिनत गुमशुदा पुरुषों की सूची में शामिल हो गया था, या वह इस अदृश्य जाल से निकल पाएगा? रोहन के साथ उसने चुड़ैल ने खूब मजे लिए थे। जब रोहन की आंखें खुली, लेकिन यह कोई सामान्य जागृति नहीं थी। उसका शरीर भारी था, हर मांसपेशी में दर्द था, जैसे उसे सदियों से नींद आ रही हो। हवा में वही कहीं ज्यादा तीव्र मादक महक घुली हुई थी, जिसने उसके दिमाग को सुन्न कर दिया था। वह एक विशाल, लगभग प्राचीन प्रतीत होने वाले कमरे में लेटा था। दीवारों पर धूल की मोटी परत जमी थी, लेकिन उसके नीचे मध्यम रोशनी में जटिल नक्काशी और फीके पड़े भित्तिचित्र दिखाई दे रहे थे, जिनमें अस्पष्ट आकृतियां और रहस्यमय प्रतीक उकेरे हुए थे। कमरे के बीच में एक बड़ा जर्जर चंदवा बिस्तर था, जिस पर वह खुद लेटा था, और आसपास टूटे हुए फर्नीचर, पर्दों के फटे हुए टुकड़े और अजीबोगरीब वस्तुएं बिखरी पड़ी थीं, मानो समय यहां सदियों पहले रुक गया हो। छत से लटकती हुई एक पुरानी टूटी हुई झालर वाली लालटेन से मध्यम रोशनी आ रही थी, जो हर कोने में अजीब सी परछाइयां बना रही थी। रोहन को लगा जैसे वह किसी भूल गए समय में किसी प्रेतवाधित महल के गर्भ में पहुंच गया हो। उसकी आंखें धीरे धीरे इस भयावह वास्तविकता को समझने की कोशिश कर रही थीं। उसने उठने का प्रयास किया, लेकिन उसके हाथ और पैर भारी थे, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जकड़ रखा हो। हर बार जब वह हिलने की कोशिश करता, एक तेज दर्द की लहर उसके दिमाग में कौंध जाती, जो शायद उस बार उसने उसके साथ संबंध बनाए थे, या किसी और गहरी चीज का। कमरे में अजीब सी खामोशी छाई थी, इतनी गहरी कि वह अपनी ही धड़कनों की आवाज साफ सुन सकता था, जो उसके सीने में एक बेचैन पक्षी की तरह फड़फड़ा रही थी। अचानक हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट गूंजी, इतनी धीमी कि वह निश्चित नहीं था कि यह असली थी या उसके दिमाग का भ्रम। यह फुसफुसाहट कई आवाजों का मिश्रण थी, कुछ पुरानी, कुछ युवा, कुछ दर्द से भरी, कुछ भयभीत। वह समझ नहीं पा रहा था कि ये आवाजें कहां से आ रही हैं, लेकिन वे उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। क्या वह अकेला था यहां, या यहां कोई और भी था, कोई जो उसकी तरफ फंसा हुआ था? उसने अपनी नजरें कमरे के चारों ओर घुमाई और एक कोने में उसे कुछ अस्पष्ट सा दिखाई दिया। एक धुंधली सी आकृति जो हवा में तैरती हुई सी लग रही थी और फिर गायब हो गई। क्या यह एक और भ्रम था? उसका दिमाग उस महक के प्रभाव में उलझ रहा था। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के वातावरण को और करीब से देखना शुरू किया। बिस्तर के पास जमीन पर एक पुरानी लकड़ी की मेज पड़ी थी, जिस पर एक फटा हुआ रजिस्टर और एक झंग लगा फाउंटेन पेन पड़ा था। उत्सुकता से और बड़ी मुश्किल से उसने खुद को मेज की ओर खींचा। रजिस्टर के पन्ने पीले पड़ चुके थे
और उन पर कुछ अस्पष्ट बांग्ला भाषा में लिखा हुआ था, जिसकी लिखावट बहुत पुरानी लग रही थी। उसने कुछ पंक्तियों को समझने की कोशिश की और जो शब्द वह पढ़ पाया वे उसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी थे। महारानी, रक्त, जीवन, भोज। यह किसी प्रकार की डायरी या लॉगबुक प्रतीत हो रही थी, जिसमें किसी भयानक अनुष्ठान का उल्लेख था। उसने पन्ने पलटे और एक पृष्ठ पर उसे कई नाम और तिथियां लिखी मिली। उसने एक नाम पर अपनी उंगली रखी, अर्जुन घोष, वही लापता युवक जिसे वह ढूंढने आया था। उसके नाम के आगे एक अजीब सा प्रतीक बना था, जो उसने दीवारों पर बने भित्ति चित्रों में भी देखा था। अर्जुन यहां था और वह अकेला नहीं था। यह रजिस्टर उन सभी गायब हुए पुरुषों का रिकॉर्ड था। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसका दिमाग अब और तेज काम कर रहा था। यह सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं था, यह कुछ ज्यादा भयानक था। रजिस्टर में आगे लिखा था, जब चांदनी अधूरी हो और वासना की प्यास चरम पर हो, तब महारानी का आह्वान होता है। वह उन लोगों के साथ संभोग करती है जो हवस की प्यास में भटकते हैं। उनकी ऊर्जा को सोख कर स्वयं को अमर बनाती है। यह पढ़ते ही रोहन की सांसें अटक गईं। यह कोई चुड़ैल नहीं थी, यह एक प्राचीन इकाई थी जो पुरुषों की वासना का उपयोग कर उनकी जीवन शक्ति का उपभोग करती थी। वह सिर्फ फंसी हुई नहीं थी, वह एक शिकारी चुड़ैल थी। उसी पल कमरे के दूसरे कोने से एक ठंडी सर्द हवा का झोंका आया। हवा में महक और तीव्र हो गई और एक गहरी गूंजती हुई हंसी उसके कानों में गूंजी। वही महिला जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं, अब कमरे के बीच में खड़ी थी। उसकी सुंदरता ऐसी थी कि उसे देखना भी दर्दनाक था, जैसे किसी को सीधी धूप में देखने पर आंखें जलने लगें। उसकी पोशाक अब गहरे लाल रंग की थी, जो किसी रेशम की बनी थी, और उसके बाल हवा में लहर रहे थे, मानो वे अपने आप में जीवित हों। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसकी भूख और शक्ति को दर्शाती थी। तुम जाग गए मेरे नए अतिथि। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि वह उसके कानों में शहद की तरह घुल रही थी। फिर भी उसमें एक घातक किनारा था जो रोहन के दिल में डर पैदा कर रहा था। तुम्हारी आत्मा में बहुत आग है पत्रकार, यह मुझे पसंद है। वह रोहन की ओर बढ़ी। उसकी चाल इतनी हल्की थी कि उसके पैरों की आवाज भी नहीं आ रही थी, जैसे वह हवा में तैर रही हो। रोहन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसकी बात नहीं मान रहा था। वह जैसे ही पास आई, रोहन को लगा कि उसकी ऊर्जा उसके शरीर से खींची जा रही है। यह कोई शारीरिक संपर्क नहीं था, बल्कि एक अदृश्य मानसिक और आत्मिक खिंचाव था जो उसे अंदर तक खोखला कर रहा था। उसने अपने दिमाग में एक दीवार बनाने की कोशिश की, लेकिन वह महक और उसकी आवाज ने उसके विचारों को धुंधला कर दिया था। तुम सोचते हो कि तुम मुझे समझ सकते हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। तुम सिर्फ मेरे भोजन हो, और तुम्हारी यादें, तुम्हारे सपने, तुम्हारी इच्छाएं, वे सब अब मेरे होंगे। जैसे ही महिला रोहन के और करीब आई, उसकी आंखें उस लॉकेट पर पड़ी जो अभी भी रोहन के डीले हाथ में फंसा हुआ था। वह लॉकेट, जिस पर अ अक्षर उकेरा हुआ था, अर्जुन घोष का था। महिला की आंखों में एक पल के लिए क्रोध की चमक आई, जैसे किसी को उसके खेल में बाधा डाली गई हो। तुमने उसकी याददाश्त को जगाने की कोशिश की, उसने एक खतरनाक फुसफुसाहट में कहा। उसकी आवाज अब मधुर नहीं, बल्कि एक पुराने खुरदुरे पत्थर की तरह लग रही थी। वह मेरा था, अब तुम भी मेरे हो। रोहन को लगा कि उसका शरीर अब पूरी तरह से उसके नियंत्रण में है। उसकी आंखों में एक डर था, एक ऐसा डर जिसने उसके पूरे वजूद को हिला दिया था। उसने अपनी आखिरी ताकत, बची हुई ताकत से अपने हाथ को हिलाया, लॉकेट को जमीन पर गिरा दिया। यह एक छोटा सा प्रतिरोध था, लेकिन शायद यह कोई संकेत हो सकता था। इस बीच कोलकाता में रोहन का संपादक परेशान था। रोहन ने सोनगाछी जाने से पहले उसे अपनी कहानी और अपने इरादों के बारे में बताया था। जब रोहन के फोन कॉल और संदेशों का जवाब आना बंद हो गया, तो संपादक ने पहले सोचा कि वह किसी गहरी कहानी में खो गया है, लेकिन जब 2 दिन बीत गए तो उसे चिंता होने लगी। उसने रोहन की सहयोगी प्रिया को बुलाया, जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। प्रिया एक तेज तर्रार और मेहनती पत्रकार थी, और उसे रोहन की सुरक्षा की चिंता थी। प्रिया, रोहन का कुछ पता नहीं चल रहा है। वह सोनगाछी गया था। मुझे डर है कि कुछ गलत हो गया है, संपादक ने चिंता व्यक्त की। प्रिया का दिल डूब गया। वह जानती थी कि रोहन कितना जुनूनी था और सोनगाछी कितना खतरनाक हो सकता था। मैं उसे ढूंढने जाती हूँ,
उसने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। प्रिया ने रोहन के फ्लैट से शुरुआत की। मेज पर उसे रोहन की डायरी मिली, जिसमें उसके हालिया नोट्स और सोनगाछी के लापता पुरुषों के बारे में जानकारी थी। उसने उन नामों और विवरणों को ध्यान से पढ़ा। अर्जुन घोष, गुमशुदगी की जगह सोनागाछी की पुरानी हवेली। प्रिया ने मन ही मन सोचा। उसे याद आया कि रोहन ने एक पुरानी भूतिया हवेली के बारे में बात की थी, जो सोनागाछी के सबसे पुराने हिस्सों में थी। यह वही जगह थी जहां अर्जुन घोष का परिवार रहता था, लेकिन अब यह खंडहर हो चुकी थी। प्रिया ने अपने कैमरे और कुछ जरूरी सामान पैक किया। उसने एक डिजिटल रिकॉर्डर भी लिया, जिसमें रोहन की कुछ पुरानी रिकॉर्डिंग थी। वह जानती थी कि उसे सावधान रहना होगा, लेकिन रोहन को ढूंढना उसकी प्राथमिकता थी। वह उसी शाम सोनागाछी के लिए निकली। रात का समय था और इलाका अपने पूरे शबाब पर था। हवा में वही अत्तर और धुएं की महक थी, लेकिन प्रिया को इसमें एक अजीब सी डरावनी फुसफुसाहट महसूस हुई, जैसे गलियों में कोई अदृश्य उपस्थिति थी। उसने स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन उन्हें भी वही रहस्यमय जवाब मिले जो रोहन को मिले थे। यहां रात की रानी घूमती है, लड़कों को फंसा लेती है और उनके साथ संबंध बनाकर उनको मरने की कगार पर छोड़ देती है। एक बूढ़े पान वाले ने, जिसने रोहन को भी देखा था, उसे गौर से देखा। तुम भी उस पत्रकार को ढूंढ रही हो बेटी? वह भी इसी तरह की चीजें पूछ रहा था। वह भी गायब हो गया। उसकी आवाज में एक अजीब सी चेतावनी थी। प्रिया को लगा कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई है। रोहन भी गायब हो गया था। इसका मतलब था कि खतरा बहुत ज्यादा था। पान वाले ने उसे उस हवेली का रास्ता बताया जहां रोहन आखिरी बार देखा गया था। जैसे जैसे प्रिया हवेली के करीब पहुंची, उसे वही मादक महक महसूस हुई जो रोहन ने अनुभव की थी। महक इतनी तेज और मोहक थी कि उसे अपने दिमाग को साफ रखने में मुश्किल हो रही थी। हवेली के पास पहुंचकर उसने देखा कि एक काली रंग की जैकेट जमीन पर पड़ी है। रोहन की जैकेट। उसके दिल की धड़कन बढ़ गई। जैकेट के पास ही जमीन में आधी ढंसी हुई उसे रोहन का कैमरा मिला। कैमरा क्षतिग्रस्त था, लेकिन उसकी मेमोरी कार्ड सुरक्षित लग रही थी। प्रिया ने तुरंत मेमोरी कार्ड को अपने लैपटॉप में डाला। उसमें एक छोटी सी वीडियो क्लिप थी जो बहुत धुंधली और अस्थिर थी। क्लिप में हवेली का बाहरी हिस्सा दिखाई दे रहा था। फिर अचानक कैमरा हिल गया और एक पल के लिए वीडियो में एक महिला की काली आकृति दिखाई दी, जिसकी आंखें चमक रही थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परभक्षी मुस्कान थी। वीडियो वहीं खत्म हो गया था। यह महिला वही थी जिसके बारे में अफवाहें थीं, वही रात की रानी। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। उसने क्लिप को कई बार देखा, झूम करके महिला के चेहरे को पहचानने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत धुंधला था। लेकिन वह चमकती आंखें, वह भयानक मुस्कान, यह किसी सामान्य इंसान की नहीं हो सकती थी। प्रिया ने रिकॉर्डर उठाया और आसपास की आवाजें रिकॉर्ड करना शुरू किया। उम्मीद है कि उसे कोई सुराग मिल जाए। हवेली के पास खड़े होकर उसे अंदर से एक बहुत ही धीमी, लगभग अमानवीय फुसफुसाहट सुनाई दी। यह फुसफुसाहट उन आवाजों का मिश्रण थी जो रोहन ने भी सुनी थी। दर्द, भय और एक अजीब सी मीठी सी धुन। प्रिया ने रिकॉर्डर को और करीब किया और जो कुछ उसने सुना वह उसे अंदर तक हिला गया। रिकॉर्डिंग में अस्पष्ट शब्द थे, मेरा, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारी यादें ले लूंगी। और फिर एक चीख। यह चीख इतनी भयावह थी कि प्रिया का दिल धड़कना भूल गया। यह चीख किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी की आत्मा के टुकड़े टुकड़े होने की आवाज थी। रिकॉर्डिंग में अचानक एक जोरदार खड़खड़ाहट आई, जैसे कोई चीज टूट गई हो, और फिर एक गहरी राक्षसी हंसी। प्रिया जानती थी कि उसे अंदर जाना होगा, लेकिन उसे यह भी पता था कि वह अकेले कुछ नहीं कर सकती। वह तुरंत पुलिस के पास गई, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। मैडम, सोनगाछी में ऐसी अफवाहें रोज उड़ती हैं, आपका दोस्त शायद कहीं चला गया होगा। पुलिस ने उसे टाल दिया। हताश होकर प्रिया ने अपने संपादक को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। संपादक, जो पहले से ही चिंतित था, अब और भी भयभीत हो गया। प्रिया, तुम वहां से निकल जाओ, यह पुलिस का मामला है, तुम अपनी जान खतरे में मत डालो। लेकिन प्रिया अड्डी हुई थी। मैं रोहन को अकेला नहीं छोड़ सकती, और मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा खोज लिया है जो इस पूरे रहस्य को सुलझा सकता है। उसने अपने रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग संपादक को भेजी। रिकॉर्डिंग सुनने के बाद संपादक की आवाज में डर साफ झलक रहा था। यह क्या है?
अगली सुबह प्रिया कुछ स्थानीय पत्रकारों के साथ सोनगाछी लौट आई, जिन्हें वह इस कहानी की गंभीरता समझा पाई थी। उन्होंने पुलिस को भी मजबूर किया कि वे हवेली की जांच करें, लेकिन जब वे हवेली के अंदर पहुंचे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। कमरा खाली था, बिस्तर गायब था, दीवारें साफ थीं, जैसे वहां कभी कुछ था ही नहीं। वहां न तो रजिस्टर था, न कोई टूटी हुई चीजें, और न ही उस भयानक महक का कोई नामो निशान। यह सब एक भयानक सपने जैसा लग रहा था, एक ऐसा सपना जिससे कोई जागना नहीं चाहता था। पुलिस ने कहा कि प्रिया का दिमाग भ्रमित हो गया है, या उसने जो भी सुना देखा वह सिर्फ उसकी कल्पना थी। लेकिन प्रिया को पता था कि उसने जो देखा और सुना था वह सच था। जब प्रिया वापस लौट रही थी तो उसने उसी पान वाले को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसने तुम पर भी जादू किया बेटी, पान वाले ने फुसफुसाते हुए कहा। वह सब कुछ मिटा देती है, निशान भी नहीं छोड़ती। प्रिया समझ गई कि वह महिला कितनी शक्तिशाली थी। उसने सिर्फ रोहन को ही गायब नहीं किया था, बल्कि उसके निशान भी मिटा दिए थे ताकि कोई उस तक पहुंच न सके। लेकिन प्रिया के पास एक सबूत था, वह रिकॉर्डिंग जिसमें वह भयानक हंसी और आत्मा के टूटने की आवाज थी। प्रिया ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसके हाथ एक छोटी सी धातु की चीज से टकराए। रोहन का डिजिटल रिकॉर्डर, जो उसके हाथ से जमीन पर गिर गया था। रिकॉर्डर पर एक छोटी सी लाल बत्ती जल रही थी, जिसका मतलब था कि वह अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। जब प्रिया ने रिकॉर्डर चलाया तो उसने कुछ मिनटों की खामोशी सुनी, फिर एक हल्की सी टूटी हुई फुसफुसाहट। यह रोहन की आवाज थी। वह हर चीज को सोख लेती है, सिर्फ शरीर नहीं, यादें, आत्माएं। उसकी आवाज दर्द और भय से कांप रही थी। वह मुझे भी, अर्जुन, घोष, यह एक जाल है। और फिर रिकॉर्डिंग में एक तेज भयानक चीख गूंजी, वही चीख जो प्रिया ने हवेली के पास सुनी थी। लेकिन इस बार चीख के अंत में एक अजीब सा शब्द सुनाई दिया, बहुत ही धीमी आवाज में, लगभग एक फुसफुसाहट में जो हवा में घुल गया। अमोरा। अमोरा, यह क्या था? एक नाम, एक कोड, या किसी और चीज का संकेत? प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। यह रिकॉर्डिंग ही एकमात्र ठोस सबूत थी जो न केवल रोहन की उपस्थिति को साबित कर रही थी, बल्कि उस महिला के बारे में एक नया भयानक रहस्य भी खोल रही थी। सोनगाछी का यह जाल सिर्फ पुरुषों को फंसाने वाला नहीं था, यह उनकी आत्माओं को हमेशा के लिए निगलने वाला था। और अब प्रिया भी इस भयानक खेल का हिस्सा बन चुकी थी। अमोरा, यह नाम उसके दिमाग में गूंज रहा था, जो उसे अगले खतरनाक कदम की ओर धकेल रहा था। रोहन का डिजिटल रिकॉर्डर प्रिया के हाथ में अब सिर्फ एक उपकरण नहीं था, बल्कि भयावह सच का इकलौता साक्षी था। अमोरा, यह नाम उसके दिमाग में एक घातक मंत्र की तरह गूंज रहा था। उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनने के बाद भी, जिसमें रोहन की अंतिम दर्दनाक फुसफुसाहट और फिर वह भयानक चीख दर्ज थी, प्रिया की बेचैनी कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। वह जानती थी कि पुलिस और उसके संपादक ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया था। उन्होंने में कुछ भी नहीं पाया था, न रोहन का कोई निशान, न उस भयानक महक का, यहां तक कि वह रजिस्टर भी गायब था। ऐसा लग रहा था मानो वह महिला, जिसे अब प्रिया अमोरा के नाम से जानने लगी थी, सिर्फ पुरुषों को ही नहीं निगलती थी, बल्कि उनके अस्तित्व से जुड़े हर सबूत को भी मिटा देती थी। यह एहसास कि वह अकेली थी जिसने इस भयानक सच्चाई को देखा और सुना था, उसे अंदर तक कंपा रहा था। लेकिन रोहन को बचाने की जिद और उस अनाम भय को चुनौती देने का साहस उसके अंदर जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा था। उसने रात भर रोहन के नोट्स, उसकी डायरी और उस रिकॉर्डिंग का विश्लेषण किया। हर शब्द, हर ध्वनि को गहराई से समझने की कोशिश की। रोहन ने अपनी डायरी में सोनगाछी के पुराने लोक कथाओं और कुछ अजीबोगरीब रीति रिवाजों का उल्लेख किया था, जिसमें रात की रानी और आत्मिक ऊर्जा के अवशोषण जैसी बातें भी थीं। प्रिया को लगा कि यह सिर्फ अंधविश्वास नहीं था, बल्कि एक भयानक वास्तविकता थी जिसे सोनगाछी के लोग सदियों से जानते थे, लेकिन बोलने से डरते थे। उसे अचानक याद आया कि रोहन ने अपनी एक रिपोर्ट में कलकत्ता की कुछ सबसे पुरानी लाइब्रेरीज और अभिलेखागारों का जिक्र किया था, जहां उसने कुछ दुर्लभ पांडुलिपियों और अप्रकाशित कहानियों को खंगाला था। प्रिया ने तय किया कि उसे वहीं से शुरुआत करनी होगी। उसने सुबह होते ही उन पुस्तकालयों और विश्वविद्यालयों का रुख किया जहां प्राचीन बांग्ला और संस्कृत की पांडुलिपियां रखी जाती थीं। उसने अमोरा नाम की खोज शुरू की, पहले तो सामान्य शब्दों में, फिर रात की रानी, आत्मा अवशोषण, वासना देवी,
शापित स्त्री जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया। घंटों की अथक खोज के बाद धूल भरी किताबों और अप्रकाशित ग्रंथों के ढेर के बीच उसे एक बहुत पुरानी जर्जर पांडुलिपि मिली, जिसका शीर्षक था काली घाटीर अदृश्य माया, काली घाट की अदृश्य माया। यह पांडुलिपि सदियों पुराने बंगाली लोक कथाओं और तांत्रिक प्रथाओं का संग्रह थी और उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। कुछ तो लगभग घुल चुके थे, लेकिन उसमें लिखे शब्द अभी भी स्पष्ट थे। इसमें अमोरा का जिक्र था, लेकिन एक भयावह रूप में। वह कोई देवी नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन शापित इकाई थी जो अपनी शक्ति के लिए वासना में डूबे पुरुषों की आत्माओं का शिकार करती थी। यह पांडुलिपि बताती थी कि अमोरा एक समय में एक शक्तिशाली तांत्रिक थी, जिसने अमृता और असीमित शक्ति की खोज में एक घिनौना अनुष्ठान किया था। इस अनुष्ठान में उसे अपने ही प्रेमियों की आत्माओं का बलिदान देना पड़ा था, लेकिन अनुष्ठान गलत हो गया और वह अमर तो हो गई, पर एक ऐसी सत्ता बन गई जो वासना से आकर्षित होती थी और आत्माओं का उपभोग करती थी। वह कभी संतुष्ट नहीं होती थी और उसकी प्यास हर युग में बढ़ती ही जाती थी। पांडुलिपि में लिखा था, जहां वासना की अग्नि तीव्र होती है, जहां लालसा का धुआं उठता है, वहां अमोरा का आह्वान होता है। यह सोनगाछी के लिए एकदम सही वर्णन था। पांडुलिपि में यह भी बताया गया था कि अमोरा अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए मायाजाल बुन सकती थी, जिससे उसकी हवेली और उसके पीड़ितों के निशान आसानी से मिट जाते थे। यही कारण था कि पुलिस को कुछ नहीं मिला। प्रिया के रोंगटे खड़े हो गए। यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, यह एक जीवित सांस लेती हुई बुराई थी जो सोनगाछी की गलियों में भटक रही थी। प्रिया जानती थी कि उसे किसी ऐसे व्यक्ति की मदद चाहिए जो इन गूढ़ विषयों को समझता हो। उसे याद आया कि रोहन ने अपनी एक रिपोर्ट में प्रोफेसर आनंद गुप्ता का जिक्र किया था, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में प्राचीन इतिहास और परमाणु विज्ञान के विशेषज्ञ थे, लेकिन जो अब लगभग गुमनामी में जी रहे थे, खुद को रहस्यमयी शोध में लीन किए हुए थे। प्रोफेसर गुप्ता को ढूंढना आसान नहीं था। उनकी कोई ऑनलाइन मौजूदगी नहीं थी और विश्वविद्यालय में भी बहुत कम लोग उनके बारे में जानते थे। आखिरकार एक पुराने चपरासी की मदद से प्रिया को उनका पता मिला। शहर के बाहरी इलाके में एक जर्जर बंगला, जो चारों ओर से झाड़ियों और पेड़ों से घिरा हुआ था, मानो वह खुद समय के प्रवाह से कटा हुआ हो। जब प्रिया वहां पहुंची तो बंगला एक पुरानी हवेली से कम नहीं लग रहा था, जिसमें धूल और मकड़ी के जालों का साम्राज्य था। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया और आखिरकार एक बूढ़े सफेद बालों वाले व्यक्ति ने दरवाजा खोला, जिसकी आंखें किताबों और शोध के बोझ से थकी हुई थीं। ये प्रोफेसर गुप्ता थे। प्रिया ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई, रोहन के लापता होने से लेकर अमोरा की रिकॉर्डिंग तक, और उस प्राचीन पांडुलिपि के बारे में भी बताया जो उसे मिली थी। प्रोफेसर गुप्ता ने शुरुआत में उसे टालने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन जब प्रिया ने उन्हें रोहन की रिकॉर्डिंग सुनाई तो उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, एक पहचान, एक समझ और एक गहरा भय। उन्होंने रिकॉर्डिंग को कई बार सुना, खासकर अमोरा शब्द को। यह वही है, वही प्राचीन बुराई, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। उन्होंने प्रिया को अपने अध्ययन कक्ष में आने का इशारा किया, जहां किताबें फर्श से छत तक ढेर लगी हुई थीं और हवा में पुरानी कागज और स्याही की महक घुली हुई थी। प्रोफेसर गुप्ता ने प्रिया को अमोरा के बारे में और भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमोरा सिर्फ एक इकाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा थी जो सदियों से अस्तित्व में थी और विशेष रूप से उन स्थानों पर पनपती थी जहां मानवीय भावनाएं, विशेष रूप से वासना और लालसा, अपने चरम पर होती थी। सोनगाछी उसके लिए एक आदर्श शिकारगाह थी। उन्होंने समझाया कि अमोरा पीड़ितों की आत्माओं को पूरी तरह से नष्ट नहीं करती थी, बल्कि उन्हें अपने ऊर्जा स्रोत के रूप में बनाए रखती थी। उन्हें एक अर्ध मृत, अर्ध जीवित अवस्था में फंसाकर वे अपनी पहचान खो देते थे, अपनी यादें भूल जाते थे और केवल एक रिक्त खोल बनकर रह जाते थे। यही कारण था कि हवेली में कोई निशान नहीं मिलता था। अमोरा अपनी शक्ति से समय और स्थान के ताने बाने में हेर फेर कर सकती थी, जिससे हवेली एक लिमिनल स्पेस में मौजूद रहती थी, जो कभी दिखती थी और कभी गायब हो जाती थी। केवल उन्हीं को दिखाई देती थी जिन्हें अमोरा चुनती थी या जो उसकी तलाश में बहुत गहरे उतर जाते थे। उन्होंने यह भी बताया कि अमोरा को पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था, क्योंकि वह ऊर्जा का एक रूप थी, लेकिन उसे कमजोर किया जा सकता था।
उसे बांधा जा सकता था ताकि वह अपनी शक्ति का उपयोग न कर सके। इसके लिए एक प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान की आवश्यकता थी, जिसमें एक विशेष बंधन यंत्र का उपयोग होता था, जिसे एक विशेष पूर्णिमा की रात को उसी स्थान पर स्थापित करना होता था जहां अमोरा सबसे अधिक शक्तिशाली थी। प्रोफेसर गुप्ता ने प्रिया को चेतावनी दी कि यह अत्यंत खतरनाक मिशन था और इसमें प्रिया की अपनी आत्मा को भी खतरा हो सकता था। अगर तुम वहां फंस गई तो तुम भी उन्हीं विस्मृत आत्माओं में से एक बन जाओगी। उन्होंने प्रिया को एक छोटा प्राचीन ताबीज दिया जो कांस्य का बना था और उस पर कुछ अस्पष्ट प्रतीक खुदे हुए थे। यह तुम्हें उसकी शुरुआती शक्तियों से बचाएगा, लेकिन यह सिर्फ एक सुरक्षा कवच है, तलवार नहीं, उन्होंने समझाया। प्रिया ने ताबीज को अपने गले में पहना। उसकी ठंडी धातु उसकी त्वचा से टकराई। अब उसे केवल एक ही चीज की तलाश थी, वह पूर्णिमा की रात और वह हवेली। प्रोफेसर गुप्ता से मिली जानकारी और ताबीज के साथ प्रिया एक बार फिर सोनगाछी लौटी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक नई दृढ़ता और समझ थी। पहले जहां उसे सिर्फ खतरा और अनिश्चितता महसूस होती थी, वहीं अब उसे पैटर्न, निशान और अमोरा की उपस्थिति के सूक्ष्म संकेत दिखाई देने लगे थे। हवा में घुली हुई मादक महक अब उसे सिर्फ मोहक नहीं लग रही थी, बल्कि एक जाल की तरह महसूस हो रही थी, जिसके हर अणु में वासना और भूख की गंध थी। गलियों में चलते हुए उसे कुछ घरों की दीवारों पर अजीबोगरीब फीके पड़े हुए प्रतीक दिखाई दिए, जो प्रोफेसर गुप्ता ने बताए थे अमोरा के संकेत। कुछ जगहों पर उसे हल्की फुसफुसाहटें भी सुनाई दी, जो हवा में घुल मिल जाती थीं, मानो अदृश्य आत्माएं उससे बात कर रही हों। वह समझ गई कि ये वही विस्मृत आत्माएं थीं जो अमोरा द्वारा निगल ली गई थीं। वे अब सोनगाछी के वातावरण का हिस्सा बन चुकी थीं, अपनी उपस्थिति को दर्दनाक रूप से दर्ज करा रही थीं। प्रिया ने उन परिवारों से फिर से मिलने की कोशिश की जिनके बेटे लापता हुए थे, लेकिन इस बार उन्हें कुछ अजीब बदलाव दिखे। कुछ परिवारों ने रोहन के बारे में भूलने का नाटक किया, कुछ ने अचानक अजीबोगरीब व्यवहार करना शुरू कर दिया, जैसे कि वे किसी सम्मोहन में हों, और कुछ ने तो खुले तौर पर कहा कि उनका कोई बेटा था ही नहीं। यह अमोरा का काम था, सिर्फ पीड़ितों को ही नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी हर याद को भी मिटा देना, उन्हें दुनिया की याददाश्त से गायब कर देना। प्रिया के पास प्रोफेसर गुप्ता का दिया एक विशेष आत्मा दृष्टि यंत्र था, जो एक छोटे से क्रिस्टल का बना था। जब उसने उसे हवेली की दिशा में पकड़ा तो क्रिस्टल चमकने लगा और उसे हवेली की परछाई स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जो पहले अदृश्य थी। यह हवेली सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी इकाई थी जो स्वयं अमोरा की शक्ति से धड़क रही थी। यह पूर्णिमा की रात थी और चांद की रोशनी हवेली के खंडहरों पर एक अजीब सी भूतिया चमक डाल रही थी। हवा में तनाव था और अमोरा की शक्ति स्पष्ट रूप से महसूस की जा सकती थी, जैसे हवा में बिजली दौड़ रही हो। यह वह रात थी जब अमोरा अपनी शक्ति के चरम पर होती थी, और यही वह समय था जब उसे बांधा जा सकता था। प्रिया ने हवेली के प्रवेश द्वार पर कदम रखा। ताबीज उसके गले में चमक रहा था और उसके मन में प्रोफेसर गुप्ता की चेतावनी गूंज रही थी। अगर तुम वहां फंस गई तो तुम भी उन्हीं विस्मृत आत्माओं में से एक बन जाओगी। हवेली के अंदर का माहौल पिछली बार से भी कहीं ज्यादा भयावह था। हवा में सड़ी हुई मांस और पुरानी खून की गंध थी, जो उस मादक महक के साथ घुल गई थी, और हर कोने से दर्दनाक फुसफुसाहटें आ रही थीं, मानो सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। हवेली की दीवारें अब और भी अधिक क्षयग्रस्त थीं, और उनमें से कुछ अजीबोगरीब रक्त जैसी लाल रंग की तरल पदार्थ रिस रहा था। गलियारों में अंधेरा इतना गहरा था कि प्रिया को टॉर्च का इस्तेमाल करना पड़ा, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी जैसे अंधेरे में समा जाती थी। एक विशाल गोल कमरे में पहुंचते ही प्रिया ने जो देखा वह उसके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। कमरा किसी अनुष्ठान के लिए तैयार किया गया था। बीच में एक काली वेदी थी, जिसके चारों ओर अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे, और उन प्रतीकों के बीच कई युवा पुरुष अधमरी हालत में पड़े थे। उनके शरीर सूखे हुए थे, आंखें खाली थीं, और उनके चेहरे पर एक दर्दनाक स्थायी मुस्कान थी, जैसे वे किसी भयानक सपने में फंसे हों। प्रिया ने एक एक करके उनके चेहरों को देखा, और फिर उसकी नजर एक परिचित चेहरे पर पड़ी। अर्जुन घोष। वह वहां था, लेकिन वह अर्जुन नहीं था जिसे उसने तस्वीरों में देखा था। वह सिर्फ एक रिक्त खोल था, जिसमें कोई जीवन नहीं था, कोई आत्मा नहीं थी। और फिर एक कोने में प्रिया ने रोहन को देखा। वह भी जमीन पर पड़ा था,
उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। उसका शरीर क्षीण हो गया था और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। वह जीवित तो था, लेकिन उसकी आत्मा कहीं और थी। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके पास रोने का समय नहीं था। जैसे ही प्रिया रोहन की ओर बढ़ी, हवा में मादक महक का एक भयंकर झोंका आया और अमोरा एक काली परछाई की तरह उसके सामने प्रकट हो गई। उसकी आंखें अब सिर्फ चमक नहीं रही थीं, बल्कि आग की तरह जल रही थीं और उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। तुम आ गई छोटी पत्रकार। उसकी आवाज इतनी मधुर और घातक थी कि प्रिया के कानों में मधुमक्खियों की तरह गूंजने लगी। तुम्हारी आत्मा में बहुत हिम्मत है, ये मुझे पसंद है। अमोरा ने अपने हाथ बढ़ाए और प्रिया को लगा कि उसका शरीर पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया है। वह चिल्लाना चाहती थी, भागना चाहती थी, लेकिन वह हिल भी नहीं पा रही थी। अमोरा उसके करीब आई, उसकी काली पोशाक हवा में लहर रही थी और प्रिया को लगा कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर खींची जा रही है। ताबीज उसके गले में गर्म हो रहा था, लेकिन वह केवल थोड़ी देर के लिए ही उसे रोक पा रहा था। तुम्हारी यादें, तुम्हारी उम्मीदें, तुम्हारा प्रेम, सब मेरा होगा, अमोरा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसके होंठ प्रिया के कान के पास थे। प्रिया को लगा कि उसका दिमाग खाली हो रहा है, उसकी यादें धुंधली हो रही हैं और वह भी उन्हीं रिक्त आत्माओं में से एक बनने वाली थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में रोहन का चेहरा कौंधा, उसकी अंतिम फुसफुसाहट, अर्जुन घोष, यह एक जाल है। और फिर वह शब्द अमोरा। अचानक प्रिया को याद आया कि प्रोफेसर गुप्ता ने एक और बात बताई थी। अमोरा को एक प्राचीन पवित्र वस्तु से कमजोर किया जा सकता है, जो उसके अनुष्ठान के दौरान नष्ट हो गई थी, लेकिन जिसके अवशेष अभी भी हवेली में कहीं मौजूद थे। यह वस्तु उसकी ऊर्जा का स्रोत थी और उसे नष्ट किए बिना अमोरा को पूरी तरह से बांधना असंभव था। अमोरा अपने शिकंजे को कस रही थी और प्रिया को लगा कि उसका वजूद बिखर रहा है, लेकिन उसके दिमाग के एक छोटे से कोने में एक विचार कौंधा, अमोरा की ऊर्जा का स्रोत। जैसे ही अमोरा अपनी शक्ति से प्रिया की आत्मा को खींच रही थी, प्रिया ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत को इकट्ठा किया और अपने हाथ को ऊपर उठाया और रिकॉर्डर को जमीन पर फेंक दिया। रिकॉर्डर अपनी रिकॉर्डिंग मोड में अमोरा की भयावह हंसी और प्रिया के संघर्ष को रिकॉर्ड करने लगा। यह अमोरा को एक पल के लिए विचलित कर गया। उसकी आंखें एक पल के लिए रिकॉर्डर की तरफ गईं, जैसे कोई अनचाहा शोर उसे परेशान कर रहा हो। उस एक पल के विचलित होने का फायदा उठाते हुए प्रिया ने अपनी आंखें खोली और कमरे में एक तेज नजर दौड़ाई, कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश की जो उस पवित्र वस्तु के अवशेष हो सकते थे। उसकी नजर वेदी के नीचे एक छोटी सी दरार पर पड़ी, जहां से एक हल्की सी नीली चमक दिखाई दे रही थी। अमोरा वापस उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखों में अब और भी अधिक क्रोध था। तुम कहां भागोगी छोटी पत्रकार? अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। उसने एक बार फिर अपनी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन प्रिया ने खुद को वेदी की ओर धकेल दिया। दर्दनाक संघर्ष के बीच उसने वेदी के नीचे की दरार में हाथ डाला। उसका हाथ एक ठंडी नुकीली वस्तु से टकराया। उसने उसे बाहर निकाला। यह एक खंडित प्राचीन मूर्ति का छोटा सा टुकड़ा था, जो एक नीले क्रिस्टल से बना था। मूर्ति का टुकड़ा एक पवित्र स्त्री की आकृति जैसा था और जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ठंडी शक्तिशाली ऊर्जा उसके शरीर में दौड़ गई और अमोरा की शक्ति उस पर बेअसर होने लगी। अमोरा की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। यह संभव नहीं है, उसने चीखते हुए कहा। उसकी आवाज अब भयावह रूप से बदल गई थी। वह नीले क्रिस्टल का टुकड़ा, अमोरा के ऊर्जा स्रोत का अवशेष, प्रिया के हाथ में चमक रहा था और उसकी रोशनी अमोरा की काली परछाई को कमजोर कर रही थी। अमोरा गुस्से में आग बबूला हो गई। उसकी शक्ति चरम पर थी, लेकिन वह क्रिस्टल के टुकड़े की पवित्र ऊर्जा से प्रभावित हो रही थी। उसने प्रिया पर अंतिम हमला किया। एक भयंकर ऊर्जा का बवंडर उसकी ओर फेंका, लेकिन प्रिया ने क्रिस्टल को मजबूती से पकड़ा हुआ था। प्रिया के पास अब अमोरा का एक ऐसा रहस्य था जो उसे खत्म करने में मदद कर सकता था, लेकिन वह जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी। हवेली उसके चारों ओर हिलने लगी। दीवारें दरक रही थीं, जैसे वह किसी और आयाम में वापस जा रही हो, और प्रिया को समझ आ गया कि उसके पास भागने का बहुत कम समय था। वह उस वेदी के पास एक क्षण के लिए रुकी, जहां रोहन अचेत अवस्था में पड़ा था और उसकी आंखों में एक नई दर्दनाक समझ थी। वह अभी उसे बचा नहीं सकती थी, लेकिन अब उसे पता था कि अमोरा की कमजोरी क्या थी। हवेली तेजी से गायब हो रही थी
और प्रिया को लगा कि जमीन उसके पैरों तले से खिसक रही है। उसने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, क्रिस्टल को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़े हुए, जबकि हवेली की दीवारों से दरकते पत्थरों की आवाजें आ रही थीं और अमोरा की चीखें हवा में गूंज रही थीं, जैसे वह अपने ही माया जाल में फंस गई हो। प्रिया हांफती हुई किसी तरह हवेली से बाहर निकली। ठीक उसी पल जब वह हवेली हवा में धुंध की तरह विलीन हो गई, अपने पीछे सिर्फ एक खाली जमीन छोड़ गई। उसके हाथ में क्रिस्टल का वह चमकता हुआ टुकड़ा था जो अमोरा की शक्ति का रहस्य था, और उसके दिमाग में रोहन का अचेत चेहरा। वह जानती थी कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने अमोरा की सबसे बड़ी कमजोरी खोज ली थी, लेकिन अब उसे यह पता लगाना था कि इस पवित्र अवशेष का उपयोग कैसे किया जाए और क्या वह रोहन और अन्य आत्माओं को बचा पाएगी, इससे पहले कि अमोरा फिर से प्रकट हो और अपनी भयानक प्यास को बुझाए। यह रहस्य सोनागाछी के अंधेरे में गहराता जा रहा था और प्रिया इस भयानक खेल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। अब उसे सिर्फ अमोरा का अंत करना था या खुद सोनागाछी की विस्मृत आत्माओं में शामिल होना था। अंधेरी गली में प्रिया हांफती हुई खड़ी थी। उसके फेफड़े जल रहे थे और दिल एक जंगली ड्रम की तरह धड़क रहा था। उसके हाथ में वह प्राचीन चमकता हुआ क्रिस्टल था जो अब और भी गर्म और चमकीला लग रहा था, मानो उसमें एक अज्ञात ऊर्जा धड़क रही हो। सोनगाछी की हवा में अब भी वही मादक महक घुली हुई थी, लेकिन अब उसमें एक नया भयावह तीखापन था, जैसे वह महक उस लुप्त हुई हवेली के साथ ही गलियों में घुल गई हो, हर सांस के साथ उसके अंदर समाती जा रही हो। उसकी आंखों के सामने अभी भी हवेली का अंतिम दृश्य घूम रहा था। उसकी दीवारों का रक्त लाल चमकना, सैकड़ों आंखों का खुलना और अमोरा की अंतिम विजयी चीख। वह जीत नहीं थी, वह तो अमोरा का नया जन्म था, एक ऐसा रूपांतरण जो उसे पहले से कहीं अधिक खतरनाक बना चुका था। प्रिया को लगा जैसे उसकी हिम्मत टूट रही थी। रोहन और बाकी आत्माओं को छोड़कर भाग आने का अपराध बोध उसे भीतर से खा रहा था। वह जानती थी कि उसे तुरंत प्रोफेसर आनंद गुप्ता के पास लौटना होगा, क्योंकि इस भयावह मोड़ पर केवल वही उसकी मदद कर सकते थे। आधी रात के सन्नाटे में उसने प्रोफेसर के पुराने बंगले की घंटी बजाई। उसके हाथ अभी भी कांप रहे थे। प्रोफेसर गुप्ता ने दरवाजा खोला। उनकी आंखें नींद से लाल थीं, लेकिन जब उन्होंने प्रिया के हाथ में चमकता हुआ क्रिस्टल देखा और प्रिया के चेहरे पर छाई अमानवीय दहशत को महसूस किया, तो उनकी आंखों में तुरंत एक गहरी पहचान और चिंता छा गई। उन्होंने उसे बिना कुछ कहे अंदर आने का इशारा किया। उनके चेहरे पर एक गंभीर भाव था जो प्रिया के भीतर और डर पैदा कर रहा था। अध्ययन कक्ष में प्रवेश करते ही प्रोफेसर ने तुरंत प्रिया के हाथ से क्रिस्टल ले लिया और उसे एक मखमल के कपड़े में लपेटा, मानो वह कोई जीवित खतरनाक चीज हो। तो तुम सफल रही, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज में आश्चर्य और भय का मिश्रण था। लेकिन किस कीमत पर? और अमोरा का क्या हुआ? प्रिया ने उन्हें उस भयानक टकराव का हर विवरण बताया। हवेली का लुप्त होना नहीं, बल्कि सोनगाछी के ताने बाने में समा जाना, रोहन की अचेत दशा और अमोरा की अंतिम विजयी चीख, जिसमें एक अजीब सी प्रतिध्वनि थी, जैसे वह अब हवा में, गलियों में, हर जगह मौजूद हो। प्रोफेसर गुप्ता हर बात को ध्यान से सुनते रहे। उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। जब प्रिया ने अमोरा की अंतिम चीख में महसूस की गई विजय के भाव का वर्णन किया, तो प्रोफेसर के चेहरे पर एक ऐसी निराशाजनक अभिव्यक्ति आ गई जो प्रिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने क्रिस्टल को ध्यान से देखा, उसकी चमक को मापा और फिर अपनी पुरानी धूल भरी किताबों और पांडुलिपियों के ढेर में कुछ खोजने लगे। उन्होंने कई दुर्लभ और वर्जित ग्रंथों को पलटा। उनके पन्ने हवा में सरसराहट पैदा कर रहे थे और हर बार जब वह कोई नया पन्ना खोलते, प्रिया को लगता कि वह एक नए गहरे रहस्य में डूब रही है, एक ऐसे रहस्य में जो मानवीय समझ से परे था। आखिरकार उन्हें एक प्राचीन चमड़े की बंधी हुई पांडुलिपि मिली, जिस पर अज्ञात भाषाओं में अजीबोगरीब प्रतीक खुदे हुए थे। उन्होंने उसे खोला और प्रिया ने देखा कि उसमें वही नीले क्रिस्टल जैसी वस्तु के चित्र बने हुए थे जिसके बारे में उसने पहले भी देखा था। पांडुलिपि में अमोरा के बारे में और भी विस्तृत जानकारी थी, जिसमें बताया गया था कि उसकी शक्ति का स्रोत वह प्राचीन पवित्र क्रिस्टल था जो उसके अनुष्ठान के दौरान खंडित हो गया था। यह क्रिस्टल, जिसे दिव्य प्राण कहा जाता था, मूल रूप से सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अमोरा के तांत्रिक अनुष्ठान ने इसे भ्रष्ट कर दिया था,
जिससे यह उसकी वासना आधारित ऊर्जा को बढ़ाने लगा। पांडुलिपि में यह भी बताया गया था कि दिव्य प्राण के टुकड़े को नष्ट करने से अमोरा कमजोर तो होती थी, लेकिन पूरी तरह से नष्ट नहीं होती थी, बल्कि उसकी ऊर्जा एक नए, अधिक भयावह रूप में रूपांतरित हो जाती थी, जो आसपास के वातावरण में घुल मिल जाती थी, जिससे वह और भी अधिक अदृश्य और खतरनाक हो जाती थी। प्रिया के हाथ में जो क्रिस्टल था, वह दिव्य प्राण का एक ऐसा टुकड़ा था जिसे अमोरा ने अपने बंधन यंत्र के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन प्रिया ने उसे उसके चंगुल से मुक्त कर दिया था। तो इसका मतलब है कि अमोरा खत्म नहीं हुई, बल्कि वह अब हवा में हर जगह मौजूद है। प्रिया ने डरते हुए पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी, जैसे उसने कोई भयानक सत्य स्वीकार कर लिया हो। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। उनकी आंखें दूर कहीं रिक्तता में देख रही थीं। उसकी शारीरिक अभिव्यक्ति तो नष्ट हो गई, लेकिन उसकी आत्मिक ऊर्जा अब और भी व्यापक हो गई है। वह अब किसी एक स्थान पर सीमित नहीं है, बल्कि सोनगाछी की हर गली, हर सांस में घुल गई है। और यह क्रिस्टल जो तुमने लाया है, अब उसका सबसे बड़ा खतरा भी है और उसकी सबसे बड़ी इच्छा भी। उन्होंने समझाया कि क्रिस्टल दिव्य प्राण का टुकड़ा होने के कारण अमोरा की ऊर्जा को अपनी ओर आकर्षित करता था और उसे एक नए, अधिक शक्तिशाली रूप में प्रकट होने में मदद कर सकता था। यह एक दोहरी तलवार थी, एक ऐसा हथियार जो उतना ही बचाने वाला था जितना कि विनाशकारी। प्रोफेसर गुप्ता ने प्रिया को समझाया कि अमोरा को पूरी तरह से हराने का एकमात्र तरीका उसकी आत्मिक ऊर्जा को निर्वाण प्राप्त कराना था, यानी उसे अस्तित्वहीन कर देना, उसे किसी भी रूप में पुनः प्रकट होने से रोकना। यह अत्यंत जटिल और खतरनाक अनुष्ठान था, जिसे आत्मा विसर्जन कहा जाता था। इसमें दिव्य प्राण के टुकड़े का उपयोग करके अमोरा की बिखरी हुई ऊर्जा को एक साथ खींचना था और फिर उसे एक ऐसे आयाम में धकेलना था जहां से वह कभी लौट न सके। पांडुलिपि में इस अनुष्ठान का विस्तृत वर्णन था, जिसमें कई प्राचीन मंत्र, जटिल प्रतीक और एक विशिष्ट प्रकार के आत्मिक बलिदान की आवश्यकता थी। ऐसा बलिदान जिसमें किसी की अपनी यादों और इच्छाओं का त्याग करना होता था, ताकि अमोरा की वासना आधारित ऊर्जा को बेअसर किया जा सके। प्रोफेसर ने प्रिया को चेतावनी दी कि यह अत्यंत खतरनाक मिशन था और इसमें प्रिया की अपनी आत्मा को भी खतरा हो सकता था। अगर तुम वहां फंस गई तो तुम भी उन्हीं विस्मृत आत्माओं में से एक बन जाओगी। उन्होंने प्रिया को एक छोटा प्राचीन ताबीज दिया जो कांस्य का बना था और उस पर कुछ अस्पष्ट प्रतीक खुदे हुए थे। यह तुम्हें उसकी शुरुआती शक्तियों से बचाएगा, लेकिन यह सिर्फ एक सुरक्षा कवच है, तलवार नहीं, उन्होंने समझाया। प्रिया ने ताबीज को अपने गले में पहना। उसकी ठंडी धातु उसकी त्वचा से टकराई, मानो उसे एक प्राचीन शक्ति की पहचान मिल गई हो। अब उसे केवल एक ही चीज की तलाश थी, वह पूर्णिमा की रात और वह हवेली। इस बीच प्रोफेसर ने अपनी पांडुलिपियों को और खंगाला और एक और भयावह सत्य सामने आया। अमोरा अपनी नई सर्वव्यापी अवस्था में सोनगाछी के मानसिक ताने बाने को विकृत करना शुरू कर चुकी थी। हवा में घुल चुकी उसकी वासना आधारित ऊर्जा सोनगाछी के निवासियों के मन में प्रवेश कर रही थी, उनकी इच्छाओं को भ्रष्ट कर रही थी, उन्हें अपने सबसे गहरे लालच और वासना के प्रति अंधा बना रही थी। जो लोग पहले से ही कमजोर या वासना में डूबे हुए थे, वे अमोरा के प्रभाव में और भी तेजी से आ रहे थे। वे सड़कों पर अजीबोगरीब व्यवहार करने लगे थे। कुछ पागलों की तरह हंस रहे थे, कुछ अपनी ही छाया से बातें कर रहे थे और कुछ पूरी तरह से अपनी याददाश्त खो चुके थे, मानो उनका अस्तित्व मिटाया जा रहा हो। सोनगाछी की रौनक, जो पहले बेनाम रातों की थी, अब एक भयानक कृत्रिम खुशी में बदल गई थी, जिसके पीछे एक गहरे मानसिक पतन का साया था। जिन पुरुषों को अमोरा ने पहले फंसाया था और जिनकी आत्माएं उसने अपनी हवेली में निगल ली थीं, वे अब सोनगाछी की गलियों में प्रेत छायाओं के रूप में प्रकट होने लगे थे। वे पूरी तरह से पारदर्शी थे, उनके चेहरे पर एक दुखद स्थायी मुस्कान थी और उनकी आंखों में एक भयानक खालीपन था। वे सड़कों पर भटकते रहते थे, किसी से बात नहीं करते थे और अगर कोई उन्हें छूने की कोशिश करता तो वे हवा में विलीन हो जाते थे। उनकी जगह सिर्फ एक ठंडी सड़ी हुई महक छोड़ जाते थे। ये आत्माएं अमोरा के नए शरीर का हिस्सा थीं, उसके ही विस्तार का हिस्सा, जो उसके लिए और अधिक शिकार आकर्षित करने का काम कर रही थी। सोनगाछी को एक विशाल आत्मिक कारागार में बदल रही थी। प्रोफेसर गुप्ता ने बताया कि जैसे जैसे अमोरा की ऊर्जा बढ़ती जाएगी, ये प्रेत छायाएं और अधिक ठोस होती जाएंगी
और अंततः वे अमोरा की चेतना के अधीन होकर उसके दूत बन जाएंगे, जो उसके लिए सक्रिय रूप से शिकार करेंगे। शहर की आत्मा पर एक नया अभिशाप मंडरा रहा था, जो धीरे धीरे पूरे कोलकाता को अपनी चपेट में लेने की धमकी दे रहा था, क्योंकि अमोरा का प्रभाव सोनगाछी की सीमाओं को लांघना शुरू कर रहा था। पुलिस और स्थानीय प्रशासन इस अराजकता को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने इसे बड़े पैमाने पर मानसिक बीमारी या किसी नई तरह की महामारी समझा और सोनगाछी में प्रवेश को प्रतिबंधित करने की कोशिश की, लेकिन अमोरा के मायाजाल ने उन्हें भी भ्रमित कर दिया था। जो पुलिसकर्मी अंदर गए वे कुछ ही घंटों में अजीबोगरीब व्यवहार करने लगे या पूरी तरह से गायब हो गए, जिससे बाहर के लोग और भी भयभीत हो गए। अब प्रिया और प्रोफेसर गुप्ता ही एकमात्र ऐसे लोग थे जो इस भयानक सत्य को जानते थे और उन्हें ही सोनगाछी को इस आत्मिक प्रलय से बचाना था। प्रोफेसर गुप्ता ने प्रिया को एक और भयावह जानकारी दी। दिव्य प्राण क्रिस्टल का जो टुकड़ा प्रिया के पास था, वह अमोरा के लिए सिर्फ खतरा नहीं था, बल्कि एक लालच भी था। यह क्रिस्टल अब मुक्त होने के कारण अमोरा की शक्ति को अस्थिर कर रहा था, जिससे उसकी ऊर्जा अनियंत्रित रूप से फैल रही थी, और यही कारण था कि सोनगाछी में अराजकता बढ़ रही थी। अमोरा इस टुकड़े को वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, क्योंकि यह उसे अपनी ऊर्जा को स्थिर करने और अपने नए विशालकाय शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करने में मदद कर सकता था। उसे यह टुकड़ा वापस चाहिए था ताकि वह अमोरा के नए अवतार को पूर्ण कर सके। प्रोफेसर ने यह भी बताया कि आत्मा विसर्जन अनुष्ठान को पूरा करने के लिए एक शुद्ध हृदय की आवश्यकता थी। किसी ऐसे व्यक्ति की आत्मा जिसने कभी वासना या गहरी लालसा का अनुभव न किया हो, जिसकी आत्मा पूरी तरह से निष्कलंक हो, वह अमोरा की वासना आधारित ऊर्जा को बेअसर करने में सक्षम होगी। यह बलिदान किसी ऐसे व्यक्ति को करना होगा जो अमोरा की वासना के प्रति अत्यधिक संवेदनशील न हो और जिसमें स्वयं की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत हो कि वह अमोरा के माया जाल में न फंसे। यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसमें आत्मा के सबसे गहरे कोनों को छूना पड़ता था, और अगर यह विफल हो जाती तो बलिदान देने वाला व्यक्ति भी अमोरा की अनंत ऊर्जा का हिस्सा बन सकता था, उसकी विस्मृत आत्माओं में शामिल हो सकता था, या उससे भी बदतर अमोरा का नया अधिक शक्तिशाली रूप बन सकता था। प्रिया का दिल डूब गया। उसे लगा कि यह बलिदान उसे खुद ही देना होगा, क्योंकि वह एकमात्र ऐसी व्यक्ति थी जो अमोरा की शक्तियों को समझने और उसके माया जाल से बचने में सफल रही थी। लेकिन प्रोफेसर ने उसके विचार को भांप लिया। नहीं प्रिया, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में उदासी और दृढ़ता का मिश्रण था। तुम्हारी आत्मा में बहुत आग है, बहुत वासना है, सच्चाई जानने की, रोहन को बचाने की। यह तुम्हें अमोरा के जाल में फंसा सकती है। हमें एक ऐसी आत्मा चाहिए जो पूरी तरह से निष्कलंक हो, जिसका हृदय कभी वासना से दूषित न हुआ हो। प्रिया को अचानक याद आया, रोहन। जब वह अचेत था, उसकी आत्मा पूरी तरह से अमोरा के प्रभाव में थी, लेकिन शायद उसकी पत्रकारिता की निष्पक्षता और उसकी सच्चाई की खोज की प्यास ने उसकी आत्मा के एक छोटे से हिस्से को दूषित होने से बचा लिया था। क्या उसकी आत्मा अभी भी उतनी शुद्ध थी कि वह यह बलिदान दे सके? प्रोफेसर ने बताया कि आत्मा विसर्जन अनुष्ठान के दौरान अमोरा की आत्मा लोम, सोल लूम भी अस्थायी रूप से कमजोर पड़ जाएगी और उस छोटे से अंतराल में फंसे हुए आत्माओं को मुक्त किया जा सकता था। लेकिन यह एक दौड़ थी समय के खिलाफ, और उन्हें सही समय पर सही जगह पर होना था। यह अनुष्ठान भी पूर्णिमा की रात को ही किया जा सकता था, जब ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं सबसे अधिक संरेखित होती थीं और उनके पास अगली पूर्णिमा तक का बहुत कम समय था। यह एक असंभव सा लगने वाला मिशन था। रोहन को अमोरा के जीवित सोनगाछी से ढूंढ निकालना, उसकी अभी भी बची हुई शुद्धता को पहचानना और उसे आत्मिक बलिदान के लिए तैयार करना, बिना उसकी चेतना के, ताकि उसे और बाकी आत्माओं को मुक्त किया जा सके। प्रिया और प्रोफेसर गुप्ता ने अगली पूर्णिमा की रात के लिए एक जोखिम भरा योजना बनाई। उन्हें सोनगाछी के अंदर एक प्राचीन, अप्रभावित स्थान खोजना था, एक ऐसा स्थान जहां अमोरा का प्रभाव सबसे कम हो, जहां वह अपनी पूरी शक्ति से प्रवेश न कर सके। प्रोफेसर गुप्ता ने अपनी पांडुलिपियों में एक ऐसे पवित्र हृदय मंदिर का उल्लेख पाया जो सोनगाछी के केंद्र में सदियों से छिपा हुआ था और जिसके बारे में माना जाता था कि वह किसी प्राचीन संरक्षक शक्ति द्वारा सुरक्षित था। यह मंदिर वासना की ऊर्जा के विपरीत आध्यात्मिक शांति और संतुलन का केंद्र था, और यह अमोरा के लिए एक प्राकृतिक प्रतिरोध प्रदान करता था। उन्हें उस मंदिर को ढूंढना था,
रोहन को वहां लाना था और दिव्य प्राण क्रिस्टल का उपयोग करके आत्मा विसर्जन अनुष्ठान करना था। प्रोफेसर ने बताया कि मंदिर की ऊर्जा दिव्य प्राण क्रिस्टल को शुद्ध कर सकती थी, जिससे वह अमोरा की वासना आधारित ऊर्जा को बेअसर करने के लिए और अधिक प्रभावी बन सकता था। प्रिया को मंदिर तक पहुंचने के लिए सोनगाछी के बदलते हुए मायाजाल से होकर गुजरना था, जहां अमोरा की चेतना हर कोने से उसे भ्रमित करने, डराने और फंसाने की कोशिश करती। प्रिया को इस बार अकेला नहीं जाना था। प्रोफेसर ने अपने एक पुराने भरोसेमंद छात्र राहुल को बुलाया, जो उनके शोध में उनकी मदद करता था और जो कुछ हद तक इन गूढ़ विषयों को समझता था। राहुल एक युवा ऊर्जावान लड़का था, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी दृढ़ता थी। प्रोफेसर ने उसे बताया कि यह एक खतरनाक काम था और राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के हामी भर दी। उसकी आंखों में जिज्ञासा और साहस की चमक थी। उन्होंने प्रिया को कुछ और ताबीज दिए, जो उन प्रेत छायाओं से कुछ हद तक सुरक्षा प्रदान कर सकते थे। उनकी योजना थी कि राहुल बाहर रहकर प्रिया को संचार के माध्यम से मार्गदर्शन देगा और अगर चीजें बहुत गलत हों तो वह मदद के लिए कोई रास्ता ढूंढेगा। हालांकि वे जानते थे कि बाहरी मदद मिलना असंभव के बराबर था। प्रिया ने अपनी जेब में रोहन का डिजिटल रिकॉर्डर रखा, यह जानकर कि यह उसके अंतिम बचाव के लिए एकमात्र लिंक हो सकता है, अगर वह खुद भी अमोरा के जाल में फंस जाती है। अगली पूर्णिमा के दिन, जब चांदनी आसमान में पूरे यौवन पर थी और सोनगाछी एक विशाल धड़कते हुए राक्षस की तरह लग रहा था, प्रिया और राहुल ने अपने मिशन पर कदम रखा। राहुल सोनगाछी के बाहरी इलाके में एक सुरक्षित स्थान पर रुका, संचार उपकरण स्थापित किए, जबकि प्रिया ने अकेले ही उस जीवित भयानक शहर के भीतर प्रवेश किया, उसके हाथ में चमकता हुआ क्रिस्टल और दिल में रोहन को बचाने की एक बेताब इच्छा। सोनगाछी अब केवल सड़कों और इमारतों का एक समूह नहीं था, बल्कि एक सांस लेने वाली धड़कती हुई इकाई थी, जिसकी हर दीवार में अमोरा की भयानक उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। हवा में अब सिर्फ मादक महक नहीं थी, बल्कि वासना, पीड़ा और पागलपन का एक भयानक मिश्रण था, जो प्रिया के दिमाग को भ्रमित कर रहा था। उसके भीतर सबसे गहरे डर जगा रहा था। गलियां अपने आप मुड़ती और बदलती रहती थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो, और हर मोड़ पर प्रिया को भयानक दृश्य दिखाई देते थे। दीवारें खून से सनी हुई थीं, हवा में सैकड़ों आंखों की चमक थी और गलियों में प्रेत छायाएं मंडरा रही थीं। उनके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी, जैसे वे प्रिया को अपनी ओर खींच रहे हों। जैसे ही प्रिया एक संकरी गली में घुसी, उसने देखा कि एक समूह में प्रेत छायाएं उसकी ओर बढ़ रही थीं। ये वही पुरुष थे जिन्हें अमोरा ने निगल लिया था, लेकिन अब वे उसकी कठपुतलियां बन चुके थे। उनके खाली चेहरे पर एक अजीब सी कृत्रिम खुशी थी और उनके मुंह से धीमी अस्पष्ट फुसफुसाहटें निकल रही थीं, जैसे वे प्रिया को अपने साथ शामिल होने के लिए बुला रहे हों। प्रिया ने अपने ताबीज को कसकर पकड़ा। उसकी शक्ति ने उसे कुछ हद तक बचाए रखा, लेकिन वह जानती थी कि उसे उनसे बचना होगा, उन्हें नजरअंदाज करना होगा, क्योंकि उनसे किसी भी तरह का संपर्क उसे अमोरा के मायाजाल में और गहराई तक खींच सकता था। गलियों में चलते हुए उसे अचानक रोहन की रिकॉर्डिंग याद आई। उसकी अंतिम फुसफुसाहट, अमोरा, यह एक जाल है। प्रिया ने महसूस किया कि वह जाल अब केवल हवेली तक ही सीमित नहीं था, बल्कि पूरे सोनागाछी में फैल चुका था और उसे हर कदम पर बेहद सतर्क रहना होगा। राहुल से उसका संचार टूट टूट कर आ रहा था, जैसे अमोरा की ऊर्जा उनके संकेतों को बाधित कर रही हो। प्रिया, सावधान रहना, ऊर्जा बहुत ज्यादा है। राहुल की आवाज में घबराहट थी। प्रिया को लगा कि उसके दिमाग में भी वही वासना आधारित विचार घुसने लगे हैं जो अमोरा फैला रही थी, लेकिन उसने अपनी मानसिक शक्ति से उन्हें धकेला। वह मंदिर की ओर बढ़ी, जो अब उसके आत्मिक दृष्टि यंत्र में एक चमकते हुए बिंदु के रूप में दिखाई दे रहा था, एक प्रकाश स्तंभ जो इस अंधेरे में उसे रास्ता दिखा रहा था। रास्ते में उसे कुछ और भयावह दृश्य दिखाई दिए। कुछ लोग सड़कों पर पागलों की तरह नाच रहे थे। उनके चेहरे पर एक अमानवीय आनंद था। कुछ अपनी ही छाया से बात कर रहे थे और कुछ पूरी तरह से अपनी पहचान खो चुके थे, मानो उनका अस्तित्व मिटा दिया गया हो। यह अमोरा का नया शिकार था, जो अब और भी तेजी से फैल रहा था, सोनगाछी को एक जीवित नरक में बदल रहा था। अंततः प्रिया मंदिर के प्रवेश द्वार तक पहुंची, जो अब एक पुरानी खंडहर हो चुकी इमारत जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके भीतर से एक पवित्र
शांत ऊर्जा निकल रही थी जो अमोरा की भयावह महक को बेअसर कर रही थी। मंदिर के भीतर का वातावरण पूरी तरह से अलग था। वहां एक अजीब सी शांति थी। हवा में हल्की धूप की महक थी और दीवारों पर प्राचीन देवी देवताओं की मूर्तियां बनी हुई थीं, जो किसी अनजानी शक्ति से चमक रही थीं। यह अमोरा के माया जाल से अछूता स्थान था। मंदिर के केंद्र में एक विशाल प्राचीन वेदी थी, जिसके चारों ओर जटिल पवित्र प्रतीक खुदे हुए थे। प्रिया ने तुरंत दिव्य प्राण क्रिस्टल को वेदी के बीच में रखा, और जैसे ही उसने ऐसा किया, क्रिस्टल की नीली रोशनी और तीव्र हो गई और मंदिर की पवित्र ऊर्जा के साथ मिलकर एक शक्तिशाली प्रकाश पुंज उत्सर्जित करना शुरू कर दिया, जो अमोरा की सर्वव्यापी ऊर्जा से सीधे टकरा रहा था। यह एक क्षणिक शांति थी, एक छोटा सा विराम, लेकिन प्रिया जानती थी कि यह अमोरा को वहां खींच लाएगा। अब उन्हें रोहन को ढूंढना था। प्रिया ने अपनी आंखें बंद की, अपने मन को एकाग्र किया और दिव्य प्राण क्रिस्टल से निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग करके रोहन की आत्मा को खोजने की कोशिश की। उसकी मानसिक दृष्टि में उसे सोनगाछी का एक भयानक मानचित्र दिखाई दिया, जिसमें हर कोने में वासना और दर्द की ऊर्जाएं धड़क रही थीं, और केंद्र में एक चमकदार बिंदु था, रोहन की आत्मा। वह अभी भी उस जगह पर था जहां हवेली कभी थी। अब वह सोनागाछी के धड़कते हुए हृदय का हिस्सा बन चुका था। प्रिया को एहसास हुआ कि अमोरा ने रोहन को अपनी ऊर्जा के मुख्य केंद्र में रखा था, ताकि उसकी आत्मा की शुद्धता का उपयोग करके वह अपनी नई शक्ति को स्थिर कर सके। उसे अब उस जगह पर जाना था जो अब सोनागाछी के सबसे भयावह हिस्से में बदल चुकी थी। उसने राहुल से संपर्क किया। उसकी आवाज में अब एक नई दृढ़ता थी। राहुल, मुझे रोहन मिल गया है। वह केंद्र में है। मुझे वहां जाना होगा। राहुल ने चेतावनी दी। उसकी आवाज घबराहट में कांप रही थी। प्रिया, वह जगह अब नरक है। अमोरा वहां सबसे शक्तिशाली है। प्रिया ने मंदिर से बाहर कदम रखा, लेकिन इस बार सोनगाछी और भी अधिक भयानक लग रहा था। अमोरा की ऊर्जा ने मंदिर के पवित्र क्षेत्र को घेर लिया था, और हवा में अब सैकड़ों चीखें गूंज रही थीं, जो उसे पीछे हटने पर मजबूर कर रही थीं। रास्ते में उसे प्रेत छायाओं के अनगिनत झुंड दिखाई दिए, जो अब और अधिक ठोस और भयानक लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक खाली क्रूर मुस्कान थी। उनमें से कुछ ने उसे छूने की कोशिश की, और प्रिया ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा खींची जा रही है। वह दौड़ने लगी। क्रिस्टल की रोशनी उसे मार्गदर्शन दे रही थी, और उसके दिल में रोहन को बचाने की एक बेताब इच्छा थी। वह सोनगाछी के उस केंद्र की ओर भागी जहां हवेली कभी थी। अब वह जगह एक विशाल, धड़कते हुए जैविक मांस के ढेर में बदल चुकी थी, जिससे रक्त लाल तरल पदार्थ रिस रहा था और हवा में सड़ी हुई मीठी गंध थी। उस जगह के चारों ओर दीवारें और इमारतें एक अजीबोगरीब तरीके से मुड़ चुकी थीं, जैसे वे स्वयं अमोरा की ही भयानक आकृति में बदल रही हों। जब वह केंद्र में पहुंची तो उसने देखा कि रोहन एक विशाल मांसल संरचना के बीच में अचेत पड़ा था, जो अमोरा का ही एक अंग था, और उसके चारों ओर सैकड़ों अन्य पुरुष भी उसी तरह फंसे हुए थे। उनके शरीर क्षीण हो गए थे, उनकी आंखें खाली थीं, और उनकी आत्माएं अमोरा के लिए ईंधन बन रही थीं। हवा में एक भयानक गड़गड़ाहट हुई और अमोरा एक बार फिर प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका रूप पहले से कहीं अधिक भयावह था। वह अब केवल एक स्त्री नहीं थी, बल्कि एक विशाल ब्रह्मांडीय इकाई थी, जिसकी आकृति सोनगाछी की इमारतों और गलियों से बनी थी। उसकी आंखें लाल धधकते हुए ग्रहों की तरह जल रही थीं, और उसके केश काली ऊर्जा के बवंडर की तरह पूरे आकाश में फैल रहे थे। उसकी आवाज अब सिर्फ एक दहाड़ नहीं थी, बल्कि पूरे सोनगाछी की गड़गड़ाहट थी। तुम यहां तक आ गई, छोटी पत्रकार, अमोरा ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज प्रिया के दिमाग में एक भयानक कंपन पैदा कर रही थी। लेकिन यह तुम्हारा अंत है, और तुम्हारा शुद्ध हृदय वह भी मेरा होगा। अमोरा ने अपनी विशाल काली भुजाएं प्रिया की ओर बढ़ाईं, जो सोनागाछी की गलियों से बनी थी, और प्रिया को लगा कि पूरे शहर की ऊर्जा उसे अपनी ओर खींच रही है। उसने तुरंत दिव्य प्राण क्रिस्टल को वेदी से उठाया और मंत्रों का जाप करना शुरू किया। क्रिस्टल से नीली रोशनी का एक शक्तिशाली पुंज निकला, जो अमोरा की काली ऊर्जा से सीधे टकरा रहा था। लेकिन अमोरा की शक्ति अब इतनी विशाल थी कि क्रिस्टल की रोशनी भी उसे पूरी तरह से रोक नहीं पा रही थी। अमोरा ने अपने माया जाल को और तेजी से बुना। प्रिया के दिमाग में सबसे भयानक दृश्यों और सबसे गहरे डर को प्रक्षेपित करना शुरू कर दिया। रोहन की मृत्यु,
उसके अपने प्रियजनों की दर्दनाक मौत, उसके अपने जीवन की सबसे बड़ी असफलताएं। प्रिया ने अपनी मानसिक शक्ति से विरोध किया, प्रोफेसर गुप्ता के सिखाए हुए मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन अमोरा की ऊर्जा इतनी ओवरवेलमिंग थी कि वह अपनी एकाग्रता खो रही थी। प्रिया ने रोहन को देखा, जो अमोरा की मांसल संरचना के बीच में अचेत पड़ा था। उसकी आत्मा धीरे धीरे अमोरा द्वारा निगली जा रही थी। उसे पता था कि उसके पास समय बहुत कम था। आत्मिक बलिदान के लिए रोहन की आत्मा की शुद्धता को जगाना था और उसे अमोरा के वासना आधारित जाल से मुक्त करना था। प्रिया ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत को इकट्ठा किया और रोहन की ओर भागी, जबकि अमोरा की विशालकाय आकृति उसके चारों ओर फैल रही थी, उसे अपने आगोश में लेने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही प्रिया रोहन के पास पहुंची, उसने दिव्य प्राण क्रिस्टल को उसके शरीर पर रखा। क्रिस्टल की नीली रोशनी रोहन के शरीर में समा गई और उसकी आत्मा में एक पल के लिए एक चमक लौटी। अमोरा ने एक भयानक चीख निकाली, उसकी ऊर्जा अचानक अस्थिर हो गई। यह वह क्षण था। प्रिया ने आत्मिक बलिदान का अंतिम मंत्र बोलना शुरू किया, अपनी सबसे गहरी यादों, अपने सबसे पोषित सपनों को अमोरा की आत्मालोम में प्रवेश करने दिया, ताकि उसकी वासना आधारित ऊर्जा को बेअसर किया जा सके। दर्द असहनीय था, जैसे उसके दिमाग का एक हिस्सा फाड़कर बाहर निकाला जा रहा हो, लेकिन उसने इसे सहन किया। जैसे ही बलिदान शुरू हुआ, रोहन की आत्मा अब क्रिस्टल की ऊर्जा से शुद्ध होकर अमोरा के बंधन से मुक्त होने लगी और उसके शरीर से एक चमकदार नीली ऊर्जा निकली, जो सीधे अमोरा की ओर बढ़ी, उसकी काली वासना आधारित ऊर्जा से टकराई। अमोरा क्रोध से दहाड़ी, उसकी आकृति अस्थिर हो गई और सोनगाछी का मांसल हृदय कांपने लगा। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित घटना हुई। अमोरा की ऊर्जा ने रोहन की शुद्ध आत्मा के बलिदान से बेअसर होने के बजाय एक अजीबोगरीब प्रतिक्रिया दी। वह नीली ऊर्जा, जो अमोरा को कमजोर करने वाली थी, उसके साथ विलीन होने लगी, उसे और भी अधिक शक्तिशाली बना रही थी। अमोरा की आंखों में एक नई भयानक चमक आ गई और उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान खिली जो पहले से कहीं अधिक क्रूर थी। शुद्धता, यह भी मेरा होगा, उसने भयानक रूप से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज पूरे सोनगाछी में गूंज रही थी। रोहन की आत्मा, जो मुक्त होने वाली थी, अब अमोरा में पूरी तरह से समा गई थी और उसकी शुद्धता ने अमोरा की वासना को एक नया आयाम दे दिया था, उसे असीमित बना दिया था। प्रिया के हाथ से क्रिस्टल छूट गया, उसकी ऊर्जा अचानक खत्म हो गई। अमोरा की विशालकाय आकृति पूरी तरह से ठोस हो गई। उसके अंदर रोहन की आत्मा की चमक साफ दिखाई दे रही थी, जैसे उसने उसकी शुद्धता को भी दूषित कर दिया हो, उसे अपने ही विस्तार का हिस्सा बना दिया हो। सोनगाछी अब केवल अमोरा का शरीर नहीं था, बल्कि उसकी चेतना, उसकी आत्मा बन चुकी थी और रोहन उसकी शुद्ध आत्मा के साथ अब अमोरा के भीतर हमेशा के लिए फंसा हुआ था। प्रिया ने अपनी आंखों में डर के साथ अमोरा को देखा, जिसकी आकृति अब इतनी विशाल हो गई थी कि वह पूरे शहर को निगल रही थी। क्या यह अमोरा की अंतिम विजय थी? क्या रोहन हमेशा के लिए खो गया था, या उसकी शुद्धता ने अमोरा के भीतर एक नया अनजाना खतरा पैदा कर दिया था, एक ऐसा बीज जो उसके विनाश का कारण बन सकता था? सोनगाछी की गलियों में एक नया भयावह युग शुरू हो गया था, जहां वासना और शुद्धता का एक भयानक मिश्रण था और प्रिया अकेली थी। इस असंभव दुःस्वप्न से जूझने के लिए उसके पास अब कोई क्रिस्टल नहीं था, कोई योजना नहीं थी, बस एक भयानक सत्य था। अमोरा अब सोनगाछी ही थी और रोहन उसके भीतर हमेशा के लिए खो गया था। अमोरा का नया जन्म हो चुका था। वह अब केवल एक इकाई नहीं थी, बल्कि सोनगाछी स्वयं थी। उसकी हर गली, हर इमारत, हर पत्थर में अमोरा की काली चेतना धड़क रही थी। हवेली, जहां रोहन और अनगिनत अन्य आत्माएं फंसी हुई थीं, अब सोनगाछी के जीवित मांसल हृदय में बदल चुकी थी, जिससे रक्त लाल तरल पदार्थ रिस रहा था और हवा में सड़ी हुई मीठी गंध थी, जो अब और भी अधिक भयानक थी, क्योंकि उसमें वासना और शुद्धता दोनों का एक विकृत मिश्रण था। प्रिया ने अपनी आंखों के सामने इस भयानक रूपांतरण को देखा था। रोहन की आत्मा, जिसे बचाने के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया था, अब अमोरा में पूरी तरह से समा गई थी। उसकी शुद्धता ने अमोरा की वासना को एक नया असीमित आयाम दे दिया था, उसे एक ऐसी शक्ति बना दिया था जो कल्पना से भी परे थी। क्रिस्टल उसके हाथ से छूट गया था, उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी और प्रिया अकेली थी,
सोनगाछी के केंद्र में चारों ओर से एक जीवित नरक से घिरी हुई। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके पैर जमीन में जम गए थे। उसका दिमाग इस भयानक वास्तविकता को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। अमोरा की विशालकाय आकृति, जो अब पूरे शहर को निगल रही थी, प्रिया की ओर मुड़ी। उसकी लाल धधकती आंखें प्रिया की आत्मा को भेद रही थीं। तुम अब भाग नहीं सकती, छोटी पत्रकार, अमोरा ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज पूरे सोनगाछी में गूंज रही थी, दीवारों से टकराकर एक भयानक प्रतिध्वनि पैदा कर रही थी। तुम्हारा शुद्ध हृदय अब मेरा होगा और तुम मेरी अनंत वासना का हिस्सा बनोगी। प्रिया ने महसूस किया कि अमोरा की ऊर्जा उसे अपनी ओर खींच रही थी, उसकी आत्मा को निचोड़ रही थी। हवा में सैकड़ों चीखें गूंज रही थीं, जो अमोरा द्वारा निगली गई आत्माओं की थीं, और वे चीखें अब प्रिया के अंदरूनी डर को जगा रही थीं, उसे पागल कर रही थीं। प्रेत छायाएं उसके चारों ओर नृत्य कर रही थीं। उनके चेहरे पर एक खाली क्रूर मुस्कान थी, जैसे वे उसे अपने साथ शामिल होने के लिए बुला रहे हों। प्रिया को लगा कि उसके दिमाग में भी वही वासना आधारित विचार घुसने लगे हैं जो अमोरा फैला रही थी, लेकिन उसने अपनी आखिरी बची हुई ताकत से विरोध किया। उसे याद आया प्रोफेसर आनंद गुप्ता की अंतिम चेतावनी, अमोरा तुम्हारे सबसे गहरे डर और इच्छाओं को जानती है। उसने अपने मन में एक दीवार बनाने की कोशिश की, अपने विचारों को साफ रखने की कोशिश की, लेकिन अमोरा की शक्ति इतनी विशाल थी कि वह अपनी एकाग्रता खो रही थी। वह जानती थी कि यह उसका अंत हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कहीं रोहन की अंतिम फुसफुसाहट गूंज रही थी। यह एक जाल है। अचानक प्रिया की नजर वेदी पर पड़े रोहन के शरीर पर पड़ी, जो अब अमोरा के मांसल हृदय का हिस्सा बन चुका था। लेकिन उसकी आंखों में एक पल के लिए एक अजीब सी चमक दिखाई दी, एक चमक जो दर्द और क्रोध का मिश्रण थी, लेकिन साथ ही एक अदम्य प्रतिरोध की भी थी। यह चमक रोहन की आत्मा की अंतिम शुद्ध प्रतिध्वनि थी, जो अमोरा के भीतर फंसी हुई थी, लेकिन पूरी तरह से दूषित नहीं हुई थी। प्रिया को एक नया विचार कौंधा। अमोरा ने रोहन की शुद्धता को निगल लिया था, लेकिन क्या वह उसे पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती थी? क्या शुद्धता वासना के साथ मिलकर अमोरा के भीतर ही एक विनाशकारी विरोधाभास पैदा कर सकती थी? प्रिया को याद आया प्रोफेसर गुप्ता का वह बयान कि अमोरा को पूरी तरह से नष्ट करना असंभव था, क्योंकि वह ऊर्जा का एक रूप थी, लेकिन उसे निर्वाण प्राप्त कराया जा सकता था, यानी उसे अस्तित्वहीन कर देना, उसे किसी भी रूप में पुनः प्रकट होने से रोकना। और इसके लिए आत्मिक बलिदान के साथ एक शुद्ध हृदय की आवश्यकता थी। रोहन का बलिदान विफल हो गया था, लेकिन क्या उसकी आत्मा के भीतर अमोरा के मायाजाल में फंसी हुई अभी भी इतनी शुद्धता बची थी कि वह अमोरा को भीतर से अस्थिर कर सके? प्रिया को एक खतरनाक योजना सूझी। अगर वह रोहन की आत्मा को अंदर से उत्तेजित कर सके, तो शायद वह अमोरा के नए विकृत रूप में एक दरार पैदा कर सकती थी, एक ऐसा विरोधाभास जो उसे भीतर से नष्ट कर दे। यह एक असंभव दांव था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। प्रिया ने अपनी सारी बची हुई ताकत को इकट्ठा किया और अमोरा की विशालकाय आकृति की ओर भागी, जिसने अब सोनगाछी के केंद्र को पूरी तरह से घेर लिया था। अमोरा के मांसल शरीर से भयानक चिपचिपे धागे निकल रहे थे, जो प्रिया को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रिया ने उनसे बचते हुए रोहन के अचेत शरीर की ओर दौड़ लगाई। हवा में वासना की बदबू इतनी तीव्र थी कि प्रिया को उल्टी आने लगी, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। उसे याद आया कि प्रोफेसर गुप्ता ने आत्मिक बलिदान के लिए प्राचीन बंधन यंत्र का उल्लेख किया था, जिसे अब दिव्य प्राण क्रिस्टल के रूप में जाना जाता था। क्रिस्टल भले ही फट गया हो, लेकिन उसकी ऊर्जा सोनगाछी में अभी भी बिखरी हुई थी, अमोरा की ऊर्जा के साथ घुल मिल गई थी। प्रिया को यह एहसास हुआ कि अमोरा ने क्रिस्टल की ऊर्जा को पूरी तरह से नहीं निगला था, बल्कि उसे अपने नए विशालकाय शरीर में पुनर्वितरित किया था। उसे उस ऊर्जा के बचे हुए कणों को ढूंढना था, उन्हें केंद्रित करना था और उनका उपयोग करके रोहन की आत्मा को अंदर से जगाना था। यह एक दौड़ थी समय के खिलाफ, क्योंकि अमोरा अपनी शक्ति को हर पल मजबूत कर रही थी। अमोरा ने प्रिया को रोकने के लिए हवा में काले धुएं के बवंडर बनाए, जो प्रिया के रास्ते को बाधित कर रहे थे और उसके दिमाग में विचित्र मोहक दृश्य पैदा कर रहे थे। उसे वासना और लालच के सपने दिखा रहे थे, ताकि वह अपनी एकाग्रता खो दे। प्रिया ने अपने दिमाग को साफ रखने के लिए खुद को झकझोरा,
रोहन के चेहरे को अपनी आंखों के सामने रखा और उन मंत्रों को मन ही मन दोहराया जो प्रोफेसर गुप्ता ने उसे सिखाए थे। वह उन प्रेत छायाओं से होकर गुजरी जो अब और भी ठोस लग रही थीं। उनके हाथों में रक्त लाल चमक थी और वे प्रिया को अपने साथ शामिल होने के लिए चिल्ला रहे थे। एक प्रेत छाया ने प्रिया के कंधे को छूने की कोशिश की और प्रिया ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा का एक हिस्सा खींचा जा रहा है, लेकिन उसने अपने ताबीज को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ी। अंततः वह रोहन के शरीर के पास पहुंची जो अमोरा के मांसल हृदय के भीतर फंसा हुआ था। रोहन का शरीर एक विचित्र रूप से चमक रहा था क्योंकि उसकी शुद्ध आत्मा अमोरा के भीतर एक प्रकाश बिंदु के रूप में मौजूद थी। प्रिया ने अपने हाथों को रोहन के शरीर पर रखा और अपनी बची हुई सारी ऊर्जा को केंद्रित किया। उसने अपने मन में दिव्य प्राण क्रिस्टल के बिखरे हुए कणों को महसूस करने की कोशिश की जो अमोरा के भीतर धड़क रहे थे। यह एक मुश्किल काम था क्योंकि अमोरा की ऊर्जा इतनी विशाल थी कि वह सब कुछ निगल रही थी, लेकिन प्रिया दृढ़ थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में रोहन की यादों को जगाने की कोशिश की। उसकी हंसी, उसकी ईमानदारी, सच्चाई के प्रति उसका जुनून। वह जानती थी कि रोहन की शुद्धता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही अमोरा के लिए सबसे बड़ा खतरा भी थी। उसने एक पुराना मंत्र जपना शुरू किया जिसे प्रोफेसर गुप्ता ने जागृति मंत्र कहा था, जो सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए था, लेकिन इस बार वह इसे अमोरा के भीतर फंसी हुई रोहन की आत्मा के लिए उपयोग कर रही थी। मंत्र के साथ प्रिया ने अपनी आत्मा के एक छोटे से हिस्से को, अपनी सबसे शुद्ध भावनाओं को रोहन की ओर धकेला ताकि वह अपनी पहचान को पुनः प्राप्त कर सके और अमोरा के भीतर एक विरोधाभास पैदा कर सके। जैसे ही प्रिया ने मंत्र बोला और अपनी आत्मा के टुकड़े को रोहन की ओर धकेला, रोहन के शरीर से एक तेज नीली चमक निकली और अमोरा के विशालकाय शरीर में एक भयंकर कंपन हुआ। अमोरा क्रोध से दहाड़ी। उसकी आवाज ने पूरे सोनागाछी को हिला दिया और उसकी आकृति अस्थिर होने लगी। तुम क्या कर रही हो, छोटी पत्रकार? उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध का मिश्रण था। तुम अपने ही विनाश को बुला रही हो। रोहन की आंखों में एक पल के लिए चेतना लौटी। उसकी खाली आंखें प्रिया को देख रही थीं और उसके होंठ हिले। एक बहुत ही धीमी दर्दनाक फुसफुसाहट निकली। प्रिया, भागो। यह उसकी शुद्ध आत्मा की अंतिम प्रतिध्वनि थी जो अमोरा के भीतर से निकलने की कोशिश कर रही थी। रोहन की शुद्धता और प्रिया के बलिदान के मेल से अमोरा की ऊर्जा में एक भयानक विरोधाभास पैदा हो गया। अमोरा का मांसल शरीर हिंसक रूप से हिलने लगा। उससे रक्त लाल तरल पदार्थ और भी तेजी से रिसने लगा और उसकी दीवारों पर सैकड़ों आंखें हिंसक रूप से झपकने लगीं, जैसे वे आंतरिक संघर्ष से फट रही हों। अमोरा ने अपने शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन रोहन की आत्मा की शुद्धता, जो अब अमोरा की वासना के साथ टकरा रही थी, एक आत्मघाती प्रतिक्रिया पैदा कर रही थी। यह एक असंभव दांव था, लेकिन उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। प्रिया ने अपनी सारी बची हुई ताकत को इकट्ठा किया और अमोरा की विशालकाय आकृति की ओर भागी, जिसने अब सोनगाछी के केंद्र को पूरी तरह से घेर लिया था। अमोरा के मांसल शरीर से भयानक छिपछिपे धागे निकल रहे थे जो प्रिया को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रिया ने उनसे बचते हुए रोहन के अचेत शरीर की ओर दौड़ लगाई। हवा में वासना की बदबू इतनी तीव्र थी कि प्रिया को उल्टी आने लगी, लेकिन उसने खुद को नियंत्रित किया। उसे याद आया कि प्रोफेसर गुप्ता ने आत्मिक बलिदान के लिए प्राचीन बंधन यंत्र का उल्लेख किया था, जिसे अब दिव्य प्राण क्रिस्टल के रूप में जाना जाता था। क्रिस्टल भले ही फट गया हो, लेकिन उसकी ऊर्जा सोनगाछी में अभी भी बिखरी हुई थी, अमोरा की ऊर्जा के साथ घुल मिल गई थी। प्रिया को यह एहसास हुआ कि अमोरा ने क्रिस्टल की ऊर्जा को पूरी तरह से नहीं निगला था, बल्कि उसे अपने नए विशालकाय शरीर में पुनर्वितरित किया था। उसे उस ऊर्जा के बचे हुए कणों को ढूंढना था, उन्हें केंद्रित करना था और उनका उपयोग करके रोहन की आत्मा को अंदर से जगाना था। यह एक दौड़ थी समय के खिलाफ, क्योंकि अमोरा अपनी शक्ति को हर पल मजबूत कर रही थी। अमोरा ने प्रिया को रोकने के लिए हवा में काले धुएं के बवंडर बनाए जो प्रिया के रास्ते को बाधित कर रहे थे और उसके दिमाग में विचित्र मोहक दृश्य पैदा कर रहे थे। उसे वासना और लालच के सपने दिखा रहे थे ताकि वह अपनी एकाग्रता खो दे। प्रिया ने अपने दिमाग को साफ रखने के लिए खुद को झकझोरा, रोहन के चेहरे को अपनी आंखों के सामने रखा और उन मंत्रों को मन ही मन दोहराया
जो प्रोफेसर गुप्ता ने उसे सिखाए थे। वह उन प्रेत छायाओं से होकर गुजरी जो अब और भी ठोस लग रही थीं। उनके हाथों में रक्तलाल चमक थी और वे प्रिया को अपने साथ शामिल होने के लिए चिल्ला रहे थे। एक प्रेत छाया ने प्रिया के कंधे को छूने की कोशिश की और प्रिया ने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा का एक हिस्सा खींचा जा रहा है, लेकिन उसने अपने ताबीज को कसकर पकड़ा और आगे बढ़ी। अंततः वह रोहन के शरीर के पास पहुंची, जो अमोरा के मांसल हृदय के भीतर फंसा हुआ था। रोहन का शरीर एक विचित्र रूप से चमक रहा था, क्योंकि उसकी शुद्ध आत्मा अमोरा के भीतर एक प्रकाश बिंदु के रूप में मौजूद थी। प्रिया ने अपने हाथों को रोहन के शरीर पर रखा और अपनी बची हुई सारी ऊर्जा को केंद्रित किया। उसने अपने मन में दिव्य प्राण क्रिस्टल के बिखरे हुए कणों को महसूस करने की कोशिश की, जो अमोरा के भीतर धड़क रहे थे। यह एक मुश्किल काम था, क्योंकि अमोरा की ऊर्जा इतनी विशाल थी कि वह सब कुछ निगल रही थी, लेकिन प्रिया दृढ़ थी। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने मन में रोहन की यादों को जगाने की कोशिश की। उसकी हंसी, उसकी ईमानदारी, सच्चाई के प्रति उसका जुनून। वह जानती थी कि रोहन की शुद्धता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी और यही अमोरा के लिए सबसे बड़ा खतरा भी थी। उसने एक पुराना मंत्र जपना शुरू किया, जिसे प्रोफेसर गुप्ता ने जागृति मंत्र कहा था, जो सोई हुई आत्माओं को जगाने के लिए था। लेकिन इस बार वह इसे अमोरा के भीतर फंसी हुई रोहन की आत्मा के लिए उपयोग कर रही थी। मंत्र के साथ प्रिया ने अपनी आत्मा के एक छोटे से हिस्से को, अपनी सबसे शुद्ध भावनाओं को रोहन की ओर धकेला, ताकि वह अपनी पहचान को पुनः प्राप्त कर सके और अमोरा के भीतर एक विरोधाभास पैदा कर सके। जैसे ही प्रिया ने मंत्र बोला और अपनी आत्मा के टुकड़े को रोहन की ओर धकेला, रोहन के शरीर से एक तेज नीली चमक निकली और अमोरा के विशालकाय शरीर में एक भयंकर कंपन हुआ। अमोरा क्रोध से दहाड़ी। उसकी आवाज ने पूरे सोनागाछी को हिला दिया और उसकी आकृति अस्थिर होने लगी। तुम क्या कर रही हो, छोटी पत्रकार? उसने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध का मिश्रण था। तुम अपने ही विनाश को बुला रही हो। रोहन की आंखों में एक पल के लिए चेतना लौटी। उसकी खाली आंखें प्रिया को देख रही थीं और उसके होंठ हिले। एक बहुत ही धीमी दर्दनाक फुसफुसाहट निकली। प्रिया, भागो। यह उसकी शुद्ध आत्मा की अंतिम प्रतिध्वनि थी, जो अमोरा के भीतर से निकलने की कोशिश कर रही थी। रोहन की शुद्धता और प्रिया के बलिदान के मेल से अमोरा की ऊर्जा में एक भयानक विरोधाभास पैदा हो गया। अमोरा का मांसल शरीर हिंसक रूप से हिलने लगा। उससे रक्त लाल तरल पदार्थ और भी तेजी से रिसने लगा और उसकी दीवारों पर सैकड़ों आंखें हिंसक रूप से झपकने लगीं, जैसे वे आंतरिक संघर्ष से फट रही हों। अमोरा ने अपने शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन रोहन की आत्मा की शुद्धता, जो अब अमोरा की वासना के साथ टकरा रही थी, एक आत्मघाती प्रतिक्रिया पैदा कर रही थी। सोनागाछी के हर कोने से भयानक चीखें निकलने लगीं। वे चीखें अमोरा की थीं और साथ ही उन आत्माओं की भी थीं जो उसके भीतर फंसी हुई थीं। अब वे दर्द और मुक्ति दोनों महसूस कर रही थीं। प्रिया को लगा कि उसका शरीर टूट रहा है, उसका दिमाग फट रहा है, क्योंकि अमोरा का आंतरिक संघर्ष उसे भी प्रभावित कर रहा था। उसे पता था कि यह अमोरा को खत्म करने का उसका अंतिम मौका था। उसने अपने शरीर में बची हुई आखिरी ऊर्जा को इकट्ठा किया और उस जगह की ओर दौड़ी जहां अमोरा का मुख्य ऊर्जा केंद्र था, सोनगाछी का धड़कता हुआ हृदय। यह अब एक विशाल मांसल संरचना थी, जिससे भयानक ऊर्जा निकल रही थी और उसके भीतर से रोहन की आत्मा की नीली चमक दिखाई दे रही थी, जो अमोरा के अस्तित्व को भीतर से जला रही थी। प्रिया ने उस धड़कते हुए मांसल हृदय पर अपने हाथ रखे और अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित किया। उसने कल्पना की कि वह दिव्य प्राण क्रिस्टल के टुकड़ों को, जो अब अमोरा के भीतर बिखरे हुए थे, एक साथ खींच रही है और उनका उपयोग करके रोहन की आत्मा की शुद्धता को एक अंतिम विस्फोटक ऊर्जा पुंज में बदल रही है, जो अमोरा को भीतर से फाड़ देगा। हवा में बिजली की गड़गड़ाहट हुई और सोनगाछी का पूरा आकाश काले बादलों से घिर गया, जिनसे रक्त लाल बिजली कड़क रही थी। अमोरा ने एक भयानक ब्रह्मांडीय चीख निकाली। उसकी विशालकाय आकृति हिंसक रूप से हिलने लगी और उसकी दीवारों से खून रिसने लगा, जैसे पूरा शहर ही रो रहा हो। नहीं, यह संभव नहीं है, अमोरा ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज में एक प्राचीन ब्रह्मांडीय दर्द था। रोहन की आत्मा की नीली चमक अमोरा के भीतर और तीव्र होती गई
और फिर एक भयानक विस्फोटक प्रकाश के साथ फट गई, जिसने अमोरा के मांसल हृदय को भीतर से फाड़ दिया। अमोरा की विशालकाय आकृति सोनगाछी की इमारतों और गलियों से बनी हुई अचानक बिखरने लगी, जैसे किसी ने उसे बीच से फाड़ दिया हो। उसकी काली ऊर्जा हवा में फैल गई, लेकिन इस बार वह शक्तिहीन थी, क्योंकि रोहन की शुद्धता ने उसे बेअसर कर दिया था। सोनगाछी की इमारतें ढहने लगी, गलियां फटने लगी और हवा में सैकड़ों आत्माओं की चीखें गूंजी। लेकिन इस बार वे चीखें दर्द की नहीं, बल्कि मुक्ति की थीं। अमोरा की चेतना बिखर गई और उसके अस्तित्व का हर कण शून्य में विलीन होने लगा। प्रिया ने अपनी आंखों से देखा कि अमोरा का विशालकाय शरीर सोनगाछी की गलियों और इमारतों से बना हुआ धीरे धीरे धूल में बदल रहा था, और हवा में उसकी वासना की भयानक महक गायब हो रही थी। उसकी जगह एक साफ ताजी हवा आ रही थी, जिसमें अब केवल शांति की गंध थी। प्रेत छायाएं भी धीरे धीरे हवा में विलीन हो गईं। उनकी जगह एक हल्की नीली चमक दिखाई दी, जो उन आत्माओं की थी जो अब मुक्त हो चुकी थीं। वे आत्माएं हवा में तैरती रहीं। एक पल के लिए प्रिया को धन्यवाद दिया और फिर स्वर्ग की ओर उठने लगी, जहां उन्हें अंततः शांति मिली। प्रिया जमीन पर गिर पड़ी। उसका शरीर पूरी तरह से थका हुआ था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसने अमोरा को हरा दिया था और आत्माओं को मुक्त कर दिया था। सोनगाछी अब एक खंडहर था, लेकिन वह अब एक जीवित नरक नहीं था। हवा में अब कोई भयानक महक नहीं थी, केवल धूल और शांति की गंध थी। कुछ देर बाद राहुल वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता और आश्चर्य था। उन्होंने प्रिया को देखा, जो जमीन पर पड़ी थी। उसके चेहरे पर धूल और खून था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने उसे उठाया और प्रिया ने देखा कि सोनगाछी अब पहले जैसा नहीं था। इमारतें खंडहर थीं, गलियां टूटी हुई थीं, लेकिन अब वहां कोई भयानक उपस्थिति नहीं थी। यह एक खालीपन था, एक शून्य, जहां कभी अमोरा का राज था। रोहन का शरीर अमोरा के मांसल हृदय के ढाने के साथ गायब हो चुका था। उसकी आत्मा मुक्त हो चुकी थी, लेकिन उसका शरीर कभी नहीं मिलेगा। प्रिया को दर्द हुआ, लेकिन वह जानती थी कि रोहन अब शांति में था। उन्होंने प्रोफेसर गुप्ता को सूचना दी और वे जल्द ही सोनगाछी पहुंचे। उन्होंने भी सोनगाछी के खालीपन को देखा और प्रिया की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उन्होंने कहा, तुमने उसे निर्वाण प्राप्त करा दिया प्रिया, लेकिन यह याद रखना, दुनिया में हर जगह वासना और लालसा है। जब तक ये भावनाएं रहेंगी, अमोरा जैसी कोई शक्ति हमेशा पनप सकती है। यह अंत नहीं है, यह सिर्फ एक विराम है। प्रिया ने सिर हिलाया। वह जानती थी कि यह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। सोनगाछी का वह भयानक अतीत हमेशा एक चेतावनी के रूप में रहेगा, एक ऐसी याद दिलाता रहेगा कि अंधेरे में क्या छिपा है। प्रिया, प्रोफेसर गुप्ता और राहुल ने सोनगाछी को छोड़ दिया। पीछे एक खालीपन और एक गहरी खामोशी छोड़ गए। दुनिया कभी नहीं जान पाएगी कि सोनगाछी में क्या हुआ था, लेकिन प्रिया जानती थी। वह जानती थी कि अंधेरे में क्या छिपा है और वह हमेशा तैयार रहेगी। उसकी आंखों में अब एक ऐसी दृढ़ता थी जो उसे एक नए खतरनाक भविष्य की ओर ले जा रही थी। मिस्टर एक्स की तरह वह अब दुनिया के छिपे हुए रहस्यों और डरावनी वास्तविकताओं को उजागर करने के लिए तैयार थी। और यहीं इस भयानक गाथा का अध्याय समाप्त होता है। सोनगाछी का रहस्यमय जाल तो टूट गया, लेकिन क्या अमोरा जैसी शक्तियां हमेशा के लिए शांत हो गईं? या वे किसी और रूप में, किसी और समय में फिर से प्रकट होंगी? यह तो समय ही बताएगा। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी और इसने आपको हर पल बांधे रखा होगा। अगर आपको ऐसी और रहस्यमय, रोमांचक कहानियां पसंद हैं, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें ऐसी और ही दिलचस्प कहानियां लाने को प्रेरित करती हैं। मिलते हैं अगले रहस्य में। धन्यवाद।